मैं सीधा आरजेएस फैमिली से आपको मिलवा रहा हूं डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, जो साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के हैं। डॉक्टर नरेंद्र मिस्टर उदय मन्ना जी, नरेंद्र सैनी जी, थैंक यू सो मच। आज का दिन एक डॉक्टर्स के नरेंद्र लिए। सैनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आपकी आ रही है आवाज। ओके। मैं एक तो आप सबका आभारी हूँ, खासकर उदय मन्ना जी का, आरजेएस फैमिली से मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। आज आप जानते हैं कि आज का दिन एक वैसे ही डॉक्टर्स डे है। आप सब लोगों की शुभकामनाएं भी हमें मिल रही हैं, उसके लिए मैं सभी लोगों का आपके थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू और बाकी जनता को भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों को जितने भी संदेश दे रहे हैं, अच्छे अच्छे संदेश मिल रहे हैं, उसके लिए अति आभार। मैं उदय मन्ना जी को काफी टाइम से जानता हूं, वो बहुत ही समाज सेविक हैं और उनका कॉन्सेप्ट है आरजेएस का, मैं अभी देख रहा था कि आरजेएस का कॉन्सेप्ट है। मैं काफी टाइम से उदय मन्ना जी से जुड़ा हूं और उनके थ्रू आरजेएस से के बारे में, प्रोग्राम के बारे में सुनता रहता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक बहुत ही एक उम्दा कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे हमारा स्वास्थ्य और सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। यदि मैं कोविड की लड़ाई में देखूं, जो इस समय पेंडेमिक आया, तो पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी जरूरत थी। यदि ये पॉजिटिव थिंकिंग से हम काम नहीं करते या नहीं होता, उसमें खास तौर पे मैं कहूंगा हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे पुलिस पर्सनल और सफाई कर्मचारी, यदि ये पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं करते कि हमें दूसरों को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, और ये थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होती, तो शायद जिस लड़ाई को हमने जिस तरीके से लड़ा और उसमें काफी कुछ विजय प्राप्त की है, वो शायद नहीं हो पाता। वो पॉजिटिव थिंकिंग ही थी जिसमें मुझे एक प्रेरित किया कि नहीं, मुझे जाके मरीजों की सेवा करना है और मुझे उन मरीजों को बचाना और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं था कि मैं बिना अपनी प्रोटेक्शन के कर रहा था, लेकिन उसके पीछे एक सोच थी कि मुझे एक पॉजिटिव सोच थी, मैं भी ठीक रहूंगा और दूसरे लोगों को भी ठीक करूंगा। मैं देख रहा हूं कि हमारी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल्स में मैं देखता हूं कि जहां पर भी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, जब कोई वो सोचने लगता है कि बस अब मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता, मैं बीमार हो गया, अब मैं तो सिर्फ मेरा तो मृत्यु ही मेरा एक आखिरी है, मेरे बस कभी भी मैं मर सकता हूं, जो ये सोच में पड़ जाते हैं, वो शायद हम दवाइयों से, अच्छी अच्छी दवाइयों से भी ठीक नहीं कर पाते। और कई बार मैंने उस ऐसे चमत्कार भी अपने मेडिकल प्रोफेशन में देखे हैं जहां हम सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति नहीं बचेगा, हम अपनी तरफ से मेडिसिन देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि उस मनुष्य में बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। वो सोचता है, वो कहता है कि नहीं, मैं तो ठीक होके ही रहूंगा, मेरे को ठीक होना ही है, और वो दवाई का भी एडिटिव इफेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आरजेएस फैमिली को, उदय मन्ना जी को खास तौर पे इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे कॉन्सेप्ट से कि ऑनरिंग पीपल विद पॉजिटिव थिंकिंग, उन लोगों को ऑनर भी करना और उसको प्रमोट भी करना कि पॉजिटिव थिंकिंग कितना जरूरी है। आई थिंक इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आज हमारा डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स डे डॉक्टर बीसी रॉय को याद में मनाया जाता है। बीसी रॉय हमारे बहुत बड़े डॉक्टर थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे वेस्ट बंगाल के, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, लेकिन सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था वही जो आपने कहा, पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को इस तरीके से पहुंचाया कि लोगों में, जो हम उनकी बुक्स पढ़े हैं, तो किस तरीके से हमें लोगों को ट्रीट करना चाहिए और इनके अंदर भावना जगानी चाहिए कि कैसे आप अपने आप से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे खाने पीने से, प्रिवेंटिव मेडिसिन में आप, और पॉजिटिव थिंकिंग से आप कैसे ठीक रह सकते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन शायद
इस जगत में भूल, ये जो 1 जुलाई है डेडिकेट करते हैं टुवर्ड्स एज ए डॉक्टर्स डे। हम सब एज डॉक्टर भी हम उनको जब पढ़ते हैं, उनको सोचते हैं और आज के दिन फिर याद करते हैं कि जैसे उन्होंने काम किया, जैसे उन्होंने एक पॉजिटिव वे में काम किया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो आप देखते हैं वो उन्हीं की एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इतना काम किया। और आज की तारीख में हमारे डॉक्टर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पास होके गए हैं, वो पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। मतलब इंडिया में नहीं, मेरे को बताने में बड़ी खुशी हो रही है, जो उनका कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर बीसी रॉय का, उसके जरिए अमेरिका में और यूके जो एक बहुत ही संपन्न देश हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली देश हैं, उनमें उन जगहों पर जो यदि वहां पर इंडियन डॉक्टर्स नहीं हो तो वहां सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने इंडियन को डॉक्टर बीसी रॉय आए इस दुनिया में जन्म हुआ और जब उनकी मृत्यु हुई, जब तब तक हम वहां पर हमारे पास, हम तब शायद पैदा ही हुए थे, तो हमने उनको देखा तो नहीं है। यस, यदि मैं किसी को सोचता हूं कि डॉक्टर बीसी रॉय जैसा होना चाहिए, वो नहीं, जिनको हमने देखा नहीं, लेकिन बीसी रॉय को, लेकिन जिसको हमने देखा है और जिसकी तरफ हमें प्रेरणा मिल, उनको आसपास यदि कोई व्यक्ति पहुंचा है, वो डॉक्टर के अग्रवाल। आज मैं जब बता रहा हूं, मुझे डॉक्टर के अग्रवाल की बहुत याद आ रही है। डॉक्टर के अग्रवाल से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। जब वो दिल्ली, वो एक तो सबसे पुराना रिश्ता मेरा डॉक्टर के अग्रवाल को पहचाने हमारे पढ़ाई में, और मैंने जब से उनको देखा है तब से ये पाया कि वो इस तरीके से अपने एंग्लो संस्कृत के जमाने से ही वो इतने अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एक व्यक्ति होता है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होता है, लेकिन इनका जो एक था, तभी से उनके मन में एक सोशल भावना थी, कैसे लोगों को ठीक करना है, कैसे दूसरी और नई नई चीजों को पढ़ना है, सोचना है। तो वो उनकी जो थी सब चीजें, भावनाएं वो उनके जीवन में थी। तो मुझे दोबारा उनसे मौका मिला जब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने वो, तो उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, और ये मैं देखता था कि वो इतना ज्यादा कर सकते थे जब वो उनमें लगन हो जाती है। जो मैंने देखा था, उनकी जो लगन थी वो इतनी जबरदस्त थी कि वो सिर्फ 3 या, मैं कई बार उनसे बात करता था कि आप सोते कब हो? पहले अपनी प्रैक्टिस करना, अपने मरीजों से जिस तरीके से बात करती, वो भी हमने सीखा कि एक डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं है, दवाई के साथ साथ कैसे उससे बातचीत करनी है, कैसे उसको बताना है उसकी बीमारी के बारे में, कैसे उसको प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, वो सब चीजें किस तरीके से वो बताते थे। इसके बाद वो ना केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा उनको योगा, उनको रामायण, महाभारत के ग्रंथ, महाभारत के श्लोक इतने अच्छे तरीके से याद थे कि उनको एक, यदि मैं एग्जाम्पल दूं आरजीएस फैमिली की तरफ से कि पॉजिटिव थिंकिंग का कोई इंसान मैंने देखा है, तो उनके अलावा मैं सोच ही नहीं सकता। जो उनके, आप सोचिए कि जब आखिरी वक्त में भी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग देखिए कि आखिरी वक्त भी, और या वर्क एल्कोहलिक कितने थे, जो उनकी लास्ट लाइन थी कि शो ऑन, जो बहुत लोगों ने, सबने पढ़ा है, सुना है, वो एक फिल्म थी जो हमने देखी थी, लेकिन उसको नॉट फिल्म, एक प्रैक्टिकल रूप में यदि मैंने किसी इंसान को देखा है, उसको अपने जीवन में ढालते हो कि शो मस्ट गो ऑन। और जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो आखिरी वक्त पे, जब मैं जानता हूं, मैंने मरीजों को देखा है कि जब आपको कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है, आपसे सांस नहीं लिया जाता, आप बोल तक नहीं सकते, आप में दिमाग और आपकी आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती, उस वक्त उन्होंने अपने अपने जो वीडियो में उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, उस वक्त भी वो पढ़ा रहे थे। ऑक्सीजन आपने देखा होगा कि उनके दोनों नोज में ऑक्सीजन जा रही थी,
बट ही स्टार्टेड विद दैट कि शो मस्ट गो ऑन, और उन्होंने हमें कोरोना के बारे में उस समय भी जानकारी दी। आई थिंक इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। पॉजिटिव थिंकिंग यदि हमें सीखनी है, एक अच्छा इंसान हमें बनना है या एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आई थिंक डॉक्टर के अग्रवाल के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक और उनसे मतलब प्रेरणा से मुझे याद आती है कि जिस तरीके से वो काम करते थे, और वो जो जो चीज को सोच लेते थे वो करके दिखाते थे। वो इसीलिए वो पहले डीएमए के प्रेसिडेंट बने, फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने, उसके बाद आईएमए के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद वो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने जो भी काम किया आई थिंक उसके पैरेलल कोई काम नहीं कर पाया। आज तक जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जितने प्रोग्राम उनके कार्यकाल में हुए, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में इतने कार्यक्रम शायद कोई कर नहीं सकता। और जिस चीज को वो लेते थे उसी से मुझे एक और जो फिल्म थी जो मैं था, मुझे एक डायलॉग हमेशा याद रहता है, वो है जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में जुट जाती है। आई थिंक वो जो डॉक्टर के अग्रवाल थे, जिस चीज को भी लेते थे इतने तन मन से काम करते थे कि अपने आप से मैंने देखा है, जब भी मैंने उनके साथ काम किया, हम जब काम सोचते थे तो लगता था कि ये काम नहीं हो पाएगा, बट डॉक्टर के अग्रवाल कहते थे नहीं सैनी, तुम्हें जो प्रॉब्लम इस काम को करने में हो रही है वो मुझे बताओ, वो सारी चीजें मैं सॉल्व करूंगा। और मजे की बात है कि सिर्फ कहा नहीं जाता था, जो जो मैंने आज तक उनको किसी काम को हमने सोचा कि हम दोनों ने बैठ के करना है, मैंने उनको बताया सर ये इसमें प्रॉब्लम आएगी, अगले दिन उनके मेरे पास सोल्यूशन होते थे। चाहे वो कठिनाई एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो कठिनाई फाइनेंसिस की हो, वो पूरी की पूरी उस वक्त वो पूरी कर देते थे। तो आई थिंक इससे बड़ी डॉक्टर्स डे के दिन उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, जिसमें कि आरजीएस फैमिली ने ये सोचा है कि डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड उन्होंने घोषित किया है, और वो भी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। आई थिंक इससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे हिसाब से उस व्यक्ति के प्रति कोई नहीं हो सकती, इस मेडिकल प्रोफेशन के प्रति नहीं हो सकती, इस सोसाइटी के प्रति नहीं हो सकती कि हमने उनकी मेमोरी में ये एक पॉजिटिव थिंकिंग का अवार्ड आपने घोषित किया है। मैं इसके लिए आरजीएस फैमिली को सभी को, और पर्टिकुलरली हमारे उदय मन्ना जी को बधाई देता हूं कि इस पहल को करने के लिए। धन्यवाद आप सबको जिन्होंने भी हमें डॉक्टर्स डे की, आप सबको भी शुभकामनाएं, और मैं आपके लिए अति आभारी हूं आप सबके लिए जो आपने हम डॉक्टर्स के लिए एक ये सभी ने जिन्होंने हमारे को शुभकामनाएं भेजी। धन्यवाद उदय मन्ना जी एंड आर। धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी। आपने बहुत अच्छे सारगर्भित वाक्यों से पॉजिटिव थिंकिंग को आगे बढ़ाया और डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को अक्षरशः आरजेएस फैमिली और जो हमारे और खुद स्वयं परिवारजन जुड़े हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच दिल्ली मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर गिरीश त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनको बुलाएंगे। उससे पहले जैसा डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी ने बताया, आप सभी जानते हैं लास्ट वीडियो एक बार मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मैं डॉक्टर के पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। I represent the collective consciousness of the medical profession. Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's words, the show must go on. Picture abhi baki hai. People used to consider him as the showman, but he was not a showman. He was the most practical man of the earth. The show must go on. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे. That's what we represent, the collective consciousness of the society. I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to Jugadu OPD. Jugadu OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए,
एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, तो उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए। आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टेक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। There is no time for 1:1 consultation. Have 100 people together of similar symptoms and give them a joint consultation. Why? The show must go on. हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे उसके साथ में। So I always say the show must go on. सारे डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, 100 पेशेंट्स का ग्रुप बनाएं, इकट्ठे जूम पे बुलाएं, इकट्ठे देखें। आप बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, शाम को 4 बजे मैं ओपीडी इकट्ठी देखूंगा। 15 मिनट में आप 100 लोगों को आप समझा सकते हो। So therefore, I always say the show must go on according to the circumstances. Convert your OPD into a जुगाड़ू OPD and लोगों को ठीक करो। जी हाँ, तो इस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर साहब के जो विचार थे वो जनता के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए थे। और अब डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, जो कि डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी आज एक न्यूज आया था, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। और गिरीश त्यागी और डॉक्टर के अग्रवाल जी ने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की जो यात्रा बिहार की हो रही थी 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, उसका जो बैनर था वो लॉन्च किया था डॉक्टर के अग्रवाल जी और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर गिरीश त्यागी जी को। गिरीश त्यागी जी, सादर आप आमंत्रित हैं आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार में, और अपने संबोधन से हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। आज डॉक्टर्स डे पे आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत है। और ये फिर से बताना चाहेंगे कि डॉक्टर के अग्रवाल जी के परिवारजन भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, धर्मपत्नी, और सुपुत्री नैना अग्रवाल जी। नैना अग्रवाल जी आरजेएस की अवार्डी भी हैं। तो एक तरह से आरजेएस फैमिली जो है वो इसी तरह से काम करती है 25 राज्यों में, और हमारे सूचना केंद्र के भी लोग जुड़े हैं। डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। धन्यवाद उदय मन्ना जी। धन्यवाद, थैंक यू। वह आरजेएस फैमिली के सभी पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं या इस कार्यक्रम में देख रहे हैं या उसमें किसी भी रूप में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। तथा आज का जो डॉक्टर्स डे प्रोग्राम में जो डॉक्टर के अग्रवाल को आपने समर्पित करा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं सभी डॉक्टर्स की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसे मौके पर डॉक्टर्स डे का जो प्रोग्राम है, जिसमें कि डॉक्टर्स डे जैसे डॉक्टर नंदन सैनी ने बताया कि डॉक्टर बीसी रॉय जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, भारत रत्न का जिनको पुरस्कार मिला, जिनकी याद में 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और ये आपने डॉक्टर के अग्रवाल को समर्पित किया। ये आपका पॉजिटिव थिंकिंग शो करता है कि आप पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और आपका थीम भी जो आरजेएस का, जैसा आपका नाम भी है, राम जानकी संस्थान, नाम में जुड़ा हुआ है राम और जानकी, और जिसको थॉट में पॉजिटिव मूवमेंट है, और आपका पॉजिटिव मूवमेंट ही आपका मोटो है। पॉजिटिव मूवमेंट यानी असत्य के ऊपर सत्य की जीत, नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी की जीत, ये आपका मोटो है, आपका कमिटमेंट है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आपने बताया, कुछ साल पहले मैं उस टाइम डीएमए का प्रेसिडेंट था, डॉक्टर के अग्रवाल आईएमए में थे, और हमने जो एक कार्यक्रम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में करा था, जिसमें कि हमने एक बैनर रखा था, पटना का जो कार्यक्रम था उससे पहले का। और डॉक्टर के अग्रवाल के साथ मेरे को एक पूरा मौका मिला। मैं उसके लिए अपने आप को सोचता हूँ कि बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि 2005 में डॉक्टर के अग्रवाल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। मैं उनके साथ डीएमए का सेक्रेटरी था, और उनके साथ उनकी कार्यशैली देखने को मिली, उनका कार्य करने का तरीका देखने को मिला, उनका कमिटमेंट देखने को मिला काम के प्रति, उनका डेडिकेशन, उनका हर तरह से जो उनका पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव मूवमेंट जो उनका
के अग्रवाल में पॉजिटिविटी भरी हुई थी हर तरह से, मतलब नेगेटिविटी तो कहीं पे थी नहीं, मतलब किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम ही वाज ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी आप फोन करिए, अगर आप फोन बिजी हैं, फोन नहीं उठा पा रहे, तो उनका जब भी वो खाली होंगे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में उनका फोन वापस जरूर आएगा। और जो भी कोई काम होता था उसको काम को पूरा करने की कोशिश करते थे और पूरी तरह से हेल्प करते थे, और देखते थे कि उसका सॉल्यूशन प्रॉपरली निकल जाए। तो उसके बाद डॉक्टर के अग्रवाल का आप अगर जर्नी देखेंगे, एक दरियागंज के स्कूल से, जो कि सरकारी स्कूल से निकल कर वर्धा में मेडिकल कॉलेज में जाकर वहां पर उसके बाद एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन करके अच्छे अंकों से, अच्छे ऑनर्स के साथ, उसके बाद मूलचंद में प्रैक्टिस शुरू करना, फिर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, फिर आईएमए का सेक्रेटरी, आईएमए का वाइस प्रेसिडेंट, आईएमए का प्रेसिडेंट, उसके बाद बीसी रॉय अवार्ड उनको मिला, जो आज की डेट में जो डॉक्टर्स डे पे जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देते हैं कुछ डॉक्टर्स को, वो भी बीसी रॉय अवार्ड भी उनको मिल चुका था। उसके बाद उनके काम, अच्छे कामों के लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। और सबसे जो डॉक्टर्स के इश्यूज थे, उनका कार्य करने का तरीका आप देखोगे, सुबह जैसा डॉक्टर नरेंद्र सैनी का लगता ही नहीं था कि वो कब सो रहे हैं। 24 में से लगता था कि वो 20 से 21 घंटे तो वो काम कर रहे होते हैं। अगर वो कभी पर हमारे को जैसे मिलते थे, किसी मीटिंग में मिलते थे, तो हमेशा उनके लैपटॉप होता था, बात कर रहे थे, लेकिन साइमल्टेनियसली उनका लैपटॉप पे अपना काम अपना चल रहा होता, जो कि एक जो मेडिज न्यूज भी निकालते थे और एक लोगों को जागरूक भी करते थे, डॉक्टर्स को भी जागरूक करते थे डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। तो साइमल्टेनियसली एक टाइम पे कम से कम वो 3-4 काम कर रहे थे। ये उनकी पॉजिटिविटी थी, उनकी पॉजिटिव रे थी, जो अंदर उनके शरीर में से जनरेट होती थी। और एक हम उनको देख के बड़ा हमारे को गर्व महसूस होता था कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जो और उनसे बहुत कुछ सीखने का काम मौका मिला हमारे को। जैसा आपने एक वीडियो शेयर करा, जो लास्ट वीडियो था, उससे उनका पॉजिटिविटी एक तरह से महसूस हो रहा है। शो मस्ट गो ऑन, यानी जो व्यक्ति एक कोरोना से पीड़ित है और ऑक्सीजन के साथ भी डॉक्टर उसको पढ़ा रहा है, इस कोरोना के टाइम पे जितना डॉक्टर के अग्रवाल ने लोगों को जागरूक करा, लोगों को एजुकेट करा, उतना किसी व्यक्ति में नहीं करा, चाहे वो किसी भी टॉप मोस्ट संस्थान का व्यक्ति हो। लेकिन जितना डॉक्टर के अग्रवाल ने इस कोरोना के टाइम पे जो जागरूकता अभियान चला है लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जजेस के लिए, पुलिस के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की है। कोरोना के बारे में उनको बताया है, कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में उनको जागरूक करा है, कोरोना के सिम्टम्स क्या सकते हैं, साइंस क्या हो सकते हैं, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, अगर कोरोना हो, डॉक्टर्स को भी कि कोरोना को ट्रीटमेंट को कैसे मॉडिफाई करें, कैसे पब्लिक को जागरूक करें, कैसे पब्लिक की हेल्प कर सकें हम, ताकि एक पैनिक कम से कम पब्लिक के बीच में ना हो। जिस टाइम डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से प्रभावित हुए, हम सब दुआ कर रहे थे। हम ये कोई सोच ही नहीं सकता कि उनका निधन कोरोना जैसी बीमारी से हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना पढ़ा हुआ, कोरोना का जो जागरूक चला रहा, कोरोना के बारे में सबको, जिससे सबसे ज्यादा नॉलेज अगर मेरे को पूछा जाए तो कोरोना के बारे में, कोरोना डिजीज के बारे में, कोरोना की एपिडेमियोलॉजी के बारे में, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, वो डॉक्टर के अग्रवाल से कोई ज्ञान के मामले में ऊपर नहीं था। और उस व्यक्ति का निधन एक समाज के लिए बड़े शोक का विषय है। खास तौर से हमारे लिए तो पर्सनल लॉस है कि हमने उनसे सीखा, और आगे भी उनसे और सीखने के हमारे को चाह थी कि जो डॉक्टर के अग्रवाल से साथ कुछ मौका और काम करने का मिलेगा तो कि उसमें सीखने दे। और आरजेएस का जो एक पॉजिटिव मूवमेंट है, पॉजिटिविटी का कमिटमेंट है, ये आप उसके बधाई के पात्र हैं। आज का विषय एक इम्यूनिटी आपने रखा है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल भी अगर आप पॉजिटिविटी से करेंगे तो आपका हेल्थ है वो भी आपकी अच्छी रहेगी, आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपका मेंटल और फिजिकल गुड हेल्थ मीन, जो हेल्दी मीन्स कि नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक हेल्दी पर्सन कहलाते हो। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप शराब का सेवन ना करें, अच्छी डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। न्यूट्रिशियस डाइट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नींद अच्छी आ रही है रात को, तो इससे ये प्रमाण है कि आपकी
आप हेल्दी हैं, अगर आपको रात को नींद अच्छी आ रही है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आ रही है और साउंड स्लीप आ रही है, तो आप अच्छी उसके लिए कर रहे हैं। और एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट ले, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें। और सबसे ज्यादा है कि स्ट्रेस, अपने आप को जो बीमारी है, जो आधी बीमारी की जड़ स्ट्रेस होती है, जो चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे वो दिमाग की बीमारी हो, जो उनका स्ट्रेस से होता है। अगर हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें, चाहे वो, तभी हमारे को हम अच्छी तरह से अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं, अगर हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं और ऑफ कोर्स फिजिकली हेल्दी भी हैं हम। और कोविड के लिए अभी खत्म नहीं है, जैसा कि न्यूज़पेपर में, मीडिया में हर तरह से अभी थर्ड वेव की भी हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, ये तो हमें नहीं पता। पर थर्ड वेव के आने से बचाव का हम जो आरजेएस मीडिया है, ये इसको और मुहिम के लाते आगे चलाए, पब्लिक को जागरूक करे। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है, मास्क पहनना जरूरी है, हैंड हाइजीन जरूरी है, इन चीजों का हम ध्यान रखें, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। और वैक्सीनेशन के लोगों को जागरूक करें, क्योंकि शुरू में जो वैक्सीनेशन हुआ था, तो वैक्सीन काफी बर्बाद हुई थी, जो क्योंकि लोग बाग जागरूक थे, लोग बाग वैक्सीन के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन अब वैक्सीन भी अवेलेबिलिटी पे सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको बढ़ाने के लिए। पर जब तक हमारी पूरी पॉपुलेशन 70% से ज्यादा पॉपुलेशन अगर हमारी वैक्सीनेट हो जाएगी, तभी हम एक हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करेंगे। और इम्यूनेशन हमारे अपने बचाव के लिए नहीं, हमारे अपने बचाव के साथ साथ हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को, जहां हम काम कर रहे हैं, उनको भी बचाने में हेल्प करता है। तो हम सब लोगों को जागरूक करें कि वैक्सीनेशन कराएं, और जहां कहीं वैक्सीनेशन में किसी तरह की कुछ मिथ्स हैं, गलतफहमी है, उनको दूर करने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं उदय मन्ना जी आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को मौका दिया, और आप बधाई के पात्र है कि आपने आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में, डॉक्टर्स डे के दिन पे डॉक्टर के अग्रवाल को याद करा, और एक अवार्ड डॉक्टर के अग्रवाल की मेमोरी में दे रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो आप काम कर रहे हैं, इसका आपको पुण्य हमेशा मिलेगा, और हमारी तरफ से आप बहुत बहुत बधाई आपको, और शुक्रिया मेरे को आपको इस प्रोग्राम में न्योता देने के लिए। धन्यवाद उदय मन्ना जी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, आपने हमें ये अवसर दिया कि हम सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल काउंसिल का स्वागत करें, तमाम डॉक्टर्स का स्वागत करें, उनकी बातों को सुने और उन पर हम लोग अमल करें। आपने बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर के अग्रवाल जी के नाम का आरजेएस फैमिली ने जो अवार्ड घोषित किया, आपने मनोबल बढ़ाया कि वो पॉजिटिव व्यक्तित्व थे, और यही हमारा सकारात्मक भारत आंदोलन 5.5 साल से चल रहा है। ऐसे ही व्यक्तियों को रिकॉग्नाइज करके प्रेरित करना नई पीढ़ी को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब के परिवारजन भी जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर सैनी और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी के बाद डॉक्टर के अग्रवाल की धर्मपत्नी डॉक्टर बीना अग्रवाल जी को से रूबरू कराएं आप लोगों को। ये दुख की भी घड़ी थी 17 मई, न केवल एक परिवार के लिए, कि पूरे के लिए, तमाम सकारात्मक कार्य करने वालों के लिए। डॉक्टर हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है परिवार पे पड़ता है। डॉक्टर बीना अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं यहाँ पर आज के कार्यक्रम को। खुद डॉक्टर अग्रवाल जी स्वयं डॉक्टर हैं। डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, आरजेएस फैमिली आपका स्वागत करती है। थैंक यू सो मच। मेरा सभी को नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय च, ये संस्कृत श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है, और इसका मतलब है अधिकतम लोगों की हित के लिए एवं अधिकतम लोगों के सुख के लिए काम करना। यही गौतम बुद्ध और विवेकानंद जी का भी फिलॉसफी थी, और यही डॉक्टर अग्रवाल की भी मानना था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वे निःशुल्क अफोर्डेबल मेडिकल केयर दे सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश कर सके। उनके मुताबिक सुख का मतलब था इनर हैप्पीनेस। वे कहते थे अशांतस्य कुतः सुखम, यानी कि अशांत मन कभी भी सुखी नहीं हो सकता।
He believed in अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यानी कि मैं आत्मा हूँ और जो आत्मा मुझ में है वही सब में है। नेगेटिव विचारों से बच के पॉजिटिव सोच पर बहुत स्ट्रेस करते थे। जैसे कि वो कहते थे कि अंधकार को उठा के नहीं निकाला जा सकता। किसी कमरे में अगर अंधकार है तो उसको उठा के आप रोशनी नहीं कर सकते। दिया जला के या बत्ती जला के ही रोशनी आ सकती है। इसी तरह वो कहते थे कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से ही निकाला जा सकता है। वो बहुत इस बात को सब में फैलाते भी थे, सबको सिखाते भी थे कि कैसे कैसे पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में करें। और यही वो कहते थे कि अगर आप अपना मन को सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाएं तो आप ऑटोमेटिकली एक रेस्टफुल स्टेट में जाएंगे, एक क्रिएटिव स्पेस में जाएंगे, एक स्ट्रेस फ्री स्पेस में जाएंगे। और स्ट्रेस ही कारण है सारी हमारी बीमारियों का। तो वो यही हमें बताते थे कि कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपने को स्वस्थ रखें। बॉडी माइंड के ऊपर बहुत वो बात करते थे। यही उनका कहना था कि अगर आपका माइंड सही है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगी। उनके बारे में क्या कहूँ, वो एक आई एम सॉरी, वो एक लेजेंड थे। लेजेंड कहीं नहीं जाते, वो हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम उनका काम, सिखाया हुआ मार्ग पे चलते रहें और उनका काम करते रहें। थैंक यू, आई एम सॉरी। मैं पॉजिटिव इंडिया, आरजीएस और मन्ना जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने डॉक्टर के नाम पर मेमोरियल अवार्ड शुरू किया। हम लोगों की यही कोशिश है कि उनकी प्रेरणा को लेते हुए हम आगे बढ़ें, उनका काम चालू रखें और जो संस्थाएं जिन संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे उनके साथ हम भी जुड़ने की कोशिश करें और आगे भी काम करें। थैंक यू सो मच आप सभी को। धन्यवाद डॉक्टर वीणा अग्रवाल जी। आरजेएस फैमिली आपके साथ है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और डॉक्टर अग्रवाल साहब का जो मेमोरियल अवार्ड है, आज डॉक्टर्स डे के दिन सभी आरजेएस फैमिली और डॉक्टर्स एंडोर्स कर रहे हैं। आपने भी इसको अनाउंस किया। हम लोग किसी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो कोरोना योद्धा हैं उन लोगों को प्रदान करेंगे अगले राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होगा। डॉक्टर साहब से एक जरिया बनेगा ये अवार्ड, ताकि हम लोग नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहें कि अगर जीवन में कुछ करना है तो डॉक्टर साहब जैसा बनना है, डॉक्टर साहब के जो सकारात्मक कार्य थे उसको ही आगे बढ़ना है। यही सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जो 5.5 साल से चलाया जा रहा था, हम लोगों ने बहुत विचार किया। 30 मई को डॉक्टर साहब को आरजेएस के वेबिनार में श्रद्धांजलि दी गई। आज भी कई राज्यों से आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई हैं और हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है आरजेएस फैमिली का। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती बिंदा मन्ना हमारे साथ हैं, आकांक्षा और मयंक राज मन्ना, ये सभी लोग सहयोग करते हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को, और जहां जहां लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में हमारी भी बहुत सारे संस्मरण हैं, चाहे आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग के दरमियान हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ही चीज कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो काम अद्भुत किया है वो कोई नहीं कर सका है। कोविड काल में जब घरों में लोग बंद थे, डॉक्टर साहब ने हजारों हजार लोगों को ठीक किया और कोरोना के चलते ही उन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए, वो शहीद हो गए एक तरह से। लेकिन वो अमर हैं, हम लोगों की नजर में वो अमर हैं। यही पॉजिटिव थिंकिंग लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं। उनके जो विचार हैं उन पर आरजेएस और भी काम करेगा और आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, परिवार का मार्गदर्शन चाहिए। आरजेएस फैमिली है, इस फैमिली को अगर मार्गदर्शन मिलता है तो निश्चित रूप से कई अग्रवाल भारत में पैदा किए सकते हैं। यही हमारी आरजेएस फैमिली की आकांक्षा है। आरजेएस ऑब्जर्वर भी दीप माथुर जी, जो पूर्व निदेशक एमसीडी के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा और रेड क्रॉस सोसाइटी के डायरेक्टर आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई डॉक्टर वाणिश्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, वनश्री जी,
वंश्री जी भी मौजूद हैं, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। नैना अग्रवाल जी जो उनकी सुपुत्री हैं डॉक्टर के अग्रवाल की, वो भी जुड़ी हुई हैं, और आरजेएस फैमिली हैं, सूचना केंद्र के लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी 2-2 मिनट की बातचीत करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग हो रही है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है इसको डॉक्टर्स डे के दिन, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप दिए जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत कमी डॉक्टरों में है तो पूरी कौम से नहीं तोलना चाहिए। डॉक्टर हैं तो हम लोग स्वस्थ हैं, और एक गारंटी होती है कि हाँ चलो डॉक्टर साहब हैं तो हम तो ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर डीसी कटोच साहब बहुत ही पॉजिटिव व्यक्तित्व हैं, और वो आयुष मंत्रालय में फॉर्मर एडवाइजर रहे हैं, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अभी सीएमओ सीजीएचएस हैं, सीनियर सीएमओ सीजीएचएस। डॉक्टर डीसी कटोच साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो हम लोगों को मार्गदर्शन करें आज इस डॉक्टर्स डे के दिन, और डॉक्टर के अग्रवाल जी के बारे में उनके भी कुछ संस्मरण है तो उसको वो साझा करें। डॉक्टर डीसी कटोच जी। जी आप सभी को नमस्कार और चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चिकित्सक दिवस पर हम डॉक्टर के अग्रवाल जो हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी, आई थिंक ये जो है एक अतुल्य जो है एक पर्सनालिटी थी डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल के साथ मेरी पहली मुलाकात जो है 1988 में हुई थी, जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में एमडी कर रहा था, और मूलचंद हॉस्पिटल जो है वहां पे डॉक्टर के अग्रवाल जो है काम करते थे, और अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो शुरू से ही जो है मूलचंद हॉस्पिटल से ही जुड़े रहे। मूलचंद हॉस्पिटल ही जो है उनकी कर्मभूमि थी, और वहीं से जो है अपने जितने भी कार्यकलाप थे वो वहीं से वो करते थे। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी 1988 में, वो थी नवीन चंद्र कॉन्फ्रेंस ऑन इकोकार्डियोग्राफी, ये सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज की गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है हम इसको अटेंड करने आए थे। हम अपना आयुर्वेदिक जो पक्ष है वो रखने वाले थे उस कॉन्फ्रेंस में, और जब हम स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से सीधे जो है ऑटो रिक्शा के द्वारा जो है वहां पे पहुंचे जब, तो आप देखिए हुआ क्या कि हमने वो ऑटो रिक्शा वाला जो ड्राइवर था उसको जो है पैसे देने थे, तो पैसे जो है हमने उसको 100 का नोट दिया, उसके पास टूटे नहीं थे। तो वो काफी देर बात चलती रही। तो क्या कहते हैं, डॉक्टर के अग्रवाल जो है वो उसके कोऑर्डिनेटर थे, कन्वीनर थे उस कॉन्फ्रेंस के, वो जो है चीफ गेस्ट का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने आके एकदम जो है बोला क्या बात है, और क्या बात है, और ड्राइवर पूछा, वो एकदम पैसे निकाले और क्या कहते हैं ड्राइवर को दे दिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि एक मतलब एक अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर के अग्रवाल। अब उसके बाद जो है 98 के बाद मैं 92 में जो है सीजीएचएस में आ गया, और उसके बाद जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में काम किया। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हिस्सा था, और बाद में जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गई 2014 में। तो वहां पे जो मीटिंग्स होती थी, जो डिफरेंट कमेटीज होती थी, जिसमें मैं भी जाया करता था और डॉक्टर के अग्रवाल भी होते थे, तो मैंने एक बात देखी कि मतलब उनका जो व्यक्तित्व था बड़ा जुझारू। मतलब किसी भी समस्या के ऊपर या किसी भी मुद्दे के ऊपर जब चर्चा होती थी तो वो अपना पक्ष जो है इतने सुदृढ़ रूप से रखते थे कि दूसरा जो है उसको जो है मानने के लिए वो मजबूर हो जाता था। और उनकी जो क्या कहते हैं जो थिंकिंग थी, मतलब बड़ी इनोवेटिव थिंकिंग। और कई बार क्या होता है कि कई अगर मान लो पहले कोई अगर निर्णय ले भी लिया है, और जब जो है डॉक्टर के अग्रवाल की बात जो है वो क्या कहते हैं सुन ली जाती थी, कही जाती थी, तो कई बार जो है निर्णय जो है बदलना भी पड़ता था। गाइडलाइंस जो है बनाई जाती थी, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की जब गाइडलाइंस बनाई गई, नेशनल हेल्थ मिशन की जब गाइडलाइंस बनाई गई, और NABH एक्रेडिटेशन के बारे में जो गाइडलाइंस जब बनी हॉस्पिटल्स और सेंटर्स जो है उनको, तो मैं कई बार जो है क्या कहते हैं उन सारी चर्चाओं में जो है मैं भी डॉक्टर के अग्रवाल के साथ जो है मिनिस्ट्री की तरफ से जो है मैं वहां पे मतलब रिप्रेजेंट करता था, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता था। मैं ये देखा कि उनकी जो मतलब जो एक शैली थी, डिस्कशन की जो एक शैली थी और अपने पक्ष को रखने की जो बात थी, वो ऐसी होती थी कि जो है मान ली जाती थी। और अब देखिए कि स्वास्थ्य के बारे में हम बात करते हैं, स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए डॉक्टर के अग्रवाल
का जो काम है वो मैं समझता हूँ कि अद्वितीय है, अनपैरेलल, मतलब कोई जो है उस प्रकार का काम नहीं किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य के जो 4 जो डायमेंशंस हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मुझे लगता है वो चारों डायमेंशंस जो हैं वो खुद अपने आप में थे, डॉक्टर के अग्रवाल में थे, और इसीलिए उनकी जो गतिविधियां थी, मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र को जो है आगे बढ़ाने की, वो इन चारों क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। आप देखिए वो क्या कहते, हार्ट केयर फाउंडेशन उससे जुड़े हुए थे, हेल्थ मेला लगाते थे, सामाजिक हेल्थ, वो सामाजिक हेल्थ जो है, सोशल हेल्थ जो है, उसको जो है इंप्रूव करने के लिए सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है उसके बारे में जो है वो चर्चाएं होती थी, डिस्कशंस होते थे। फिर उसके बाद जो है स्पिरिचुअल हेल्थ, जो क्या कहते हैं वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज जो है उसमें भी थे। मैं कई बार जो है उनके साथ जो है ये जो उनकी मीटिंग्स होती थी या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी स्पिरिचुअल साइंसेज के ऊपर, जो है डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर चोपड़ा और ये डॉक्टर श्यामा, ये मैं कई बार जो है मतलब सुन चुका। तो मैं ये सोचता हूँ कई बार कि मतलब एक ही व्यक्ति में इतनी किस्म की प्रतिभाएं, इतनी किस्म की जो है क्षमताएं, ये कैसे हो सकती हैं? पर ये संभव की डॉक्टर के अग्रवाल ने ये संभव की, और मतलब वो एक कर्मठ भी थे, जिज्ञासु भी थे, मतलब किसी नई चीज को सीखने के बारे में उनकी हमेशा जिज्ञासा बनी रहती थी। मेरे पास जो है कई बार जो है ऑफिस में, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में एडवाइजर था, तो वो कई बार आते थे, कई बार डिस्कशन करनी, और जो अपनी वो जो ऑर्गेनाइज करते थे कुछ मीटिंग्स या डिस्कशंस या इंटरेक्शन जो ऑर्गेनाइज करते थे, तो उसमें भी बुलाते थे। और उनका जो है एक जो होलिस्टिक मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के प्रति जो उनके जो विचार थे, वो मतलब संभव हमारा जो भारतवर्ष है उसमें जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है जो है पोस्ट करना जो है बड़ा डिफिकल्ट है, और क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजंस, जो स्टैंडर्ड्स की बात है या एविडेंस की बात है, वो कोई, परंतु वो जो है मतलब इस चीज के बहुत बड़े पोषक थे कि मतलब इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है उस वही जो है मतलब भारत की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है ये इंटीग्रेटेड ढंग से, इंटीग्रेटेड अप्रोच से और इंटीग्रेटेड मेडिसिन से जो है हल किया जा सकता है। तो आज के दिन चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में ये जो श्री उदय मन्ना जी ने और आरजीएस की तरफ से ये जो एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है डॉक्टर के अग्रवाल के प्रति, और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें डॉक्टर के अग्रवाल के जो किए गए कार्य हैं और जो उनकी जो पर्सनैलिटी है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो हैं अपने अपने क्षेत्र में जहां भी काम कर रहे हैं दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन के हिसाब से काम करें। धन्यवाद। नहीं आप तो करते हो, पर ये तो मुझे लग नहीं रहा इसमें काम किया थे। गाँव में खेती बाड़ी किया हुआ है। माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हेलो, डॉक्टर डीसी कचोर साहब को अभी सुन रहे थे, जो कि सीनियर सीएमओ CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर्मर एडवाइजर आयुष मंत्रालय। बहुत ही अच्छा अपने संस्मरण आपने सुनाया और एक मार्गदर्शन दिया आज डॉक्टर्स डे के दिन। आप सभी का हम लोग आरजेएस फैमिली जो है 25 राज्यों की, आप सभी डॉक्टर्स का सम्मान करती है, यही एक प्रतीक रूप में, और इसीलिए सम्मान स्वरूप डॉक्टर साहब के नाम का डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड जो है वो सब लोग इंडोर्स कर रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है कि पॉजिटिव इंडिया आंदोलन के अंतर्गत डॉक्टर साहब का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और आरजेएस फैमिली ने ऐसा डिसाइड किया है। डॉक्टर डीसी कचोर साहब आपका धन्यवाद। हम डॉक्टर वंश्री जी जो की डायरेक्टर हैं रेड क्रॉस सोसाइटी और आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, काफी सालों से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वंश्री जी डायरेक्टर रेड क्रॉस सोसाइटी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से अभी नहीं है,
अभी वंश्री जी जी वंश्री जी, आपको आमंत्रित करते हैं आज के डॉक्टर्स डे के वेबिनार में। आप आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आज पूरी आरजेएस फैमिली डॉक्टर्स का सम्मान कर रही है। आपको सादर आमंत्रित करते हैं आरजेएस के इस वेबिनार में। डॉक्टर वंश्री जी। थैंक यू उदय मन्ना जी। और मेरा सबको नमस्कार। मेरे सीनियर्स हैं अभी आज ग्रुप में। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं वीसी के थ्रू। हमारे जो लविंग डॉक्टर अग्रवाल, जो हम लोगों के बीच में आज भी एक रोल मॉडल की तरह हैं, और इन्होंने इतने सारे वीडियोस जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू पास किया मैसेज फॉर द कम्युनिटी एंड ऑल्सो हमारे डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि जब ये डिजीज शुरू हुई थी तो हम सब जानते हैं ये एक नई डिजीज थी, कैसा वायरस है, हमको क्या करना चाहिए। इवन डॉक्टर्स के बीच में भी डिफरेंट मिथ्स थे और समझ नहीं आ रहा था कि इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह का होगा पेशेंट। मैं ब्लड बैंक में हूं तो हमारे पास भी स्टाफ में काफी स्ट्रेस था। वो आना नहीं चाह रहे थे और डिफरेंट जो डोनर्स आते थे उन लोगों के बीच में भी एक भय की स्थिति हो गई थी कि हम लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होकर ब्लड नहीं देंगे, ब्लड की शॉर्टेज शुरू हो रही थी। तो इनके वीडियो के थ्रू हम लोग ने भी बोला कि आप देखिए डॉक्टर अग्रवाल कितना क्लियर एक मैसेज दे रहे हैं कि ये ऐसे नहीं फैलता है, आप मास्क पहने। तो इनके गाइडेंस से हम लोगों को बहुत सहायता मिली और हम आज भी इनका वीडियो रिवाइंड करके देखते हैं। जब भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैं तो डॉक्टर अग्रवाल का ही वीडियो से देखती हूँ कि इमीडिएटली क्या करना चाहिए। चाहे घर में भी जरूरत पड़े तो मेरे तो फर्स्ट इमीडिएट होता है कि सर का वीडियो देख ले। तो वी मिस यू सर, मगर मैं चाहूंगी कि हम लोग भी इनको रोल मॉडल की तरह आगे अपनी जीवन में ये इस तरह लेके चले कि हमको सिर्फ पेशेंट नहीं देखना है, मगर हमें कम्युनिटी से जुड़ के प्रिवेंशन के लिए भी काम करना चाहिए। और जैसा सर ने करा लैंसेट से और बाहर की जो न्यू स्टडीज आ रही थी फॉरेन में, वो सारी सर ने स्टडी करके एक वीडियो बनाते थे, क्योंकि हम लोगों को तो टाइम नहीं था ये सब देखने का, मगर सर ने इतना इसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया जो कि हम लोगों के लिए बहुत सारा कारगर साबित हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट था सारा मैसेज। एंड मुन्ना जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज इस प्रोग्राम में सर के लिए ये अवार्ड के लिए हम लोग ने सब एक साथ एकत्रित हुए। और मैडम को और उनकी डॉटर को भी ये कहना चाहूंगी, मैम हम सब आपके साथ हैं और ये एक फैमिली है और सर कहीं नहीं गए हैं, हम लोग के साथी हैं और उनके सारे मैसेज हम आगे लेके जाएंगे। वी ऑल आर टुगेदर विथ यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर वंश्री जी। बिल्कुल हम लोग एक साथ हैं, डॉक्टर अग्रवाल जी की फैमिली के साथ हम लोग हैं और सभी आरजेएस फैमिली हर तरह से हम लोग आपके साथ हैं। परिवार को यही बताने के लिए ये रखा गया है कि अवार्ड एक प्रतीक है जो डॉक्टर्स कम्युनिटी आरजेएस फैमिली सम्मान करती है, उसका एक प्रतीक के रूप में डॉक्टर साहब के नाम का अवार्ड की आज घोषणा की जा रही है। और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो सकारात्मक भारत आंदोलन के सूचना केंद्र खुले हुए हैं उसके बारे में मैं 2-2 मिनट समय दे रहा हूं, उसके बाद आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। और ईशी खोसला जी का भी इम्यूनिटी पे सुनने के लिए आप लोग जरूर उपस्थित रहिएगा। इम्यूनिटी और कोविड-19 पे डॉक्टर ईशी खोसला क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और नैना अग्रवाल जी को भी आप सुनिएगा, उनके क्या विचार हैं। डॉक्टर के अग्रवाल की सुपुत्री हैं। तो सूचना केंद्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप 2 मिनट में बताएं सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी,
पटना केंद्र के प्रभारी हैं, तो बताएं आज डॉक्टर्स डे पे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है इसमें सूचना केंद्र को लेकर, क्योंकि सकारात्मक व्यक्तित्व के स्वामी डॉक्टर के अग्रवाल जी थे और उन्हीं के विचारों को कि हर व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, प्रभारी आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। हाँ जी, स्वागत है। माइक आवाज जा गई है? आ रही है, बोलिए बोलिए। बोला पीछे बैनर भी दिख रहा है सकारात्मक भारत सूचना केंद्र का। जी। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने सभी आरजेएस भाई बहनों को, समग्र विश्व व्याप्त भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आज के दिन डॉक्टर के अग्रवाल के निधन की कमी को, उनकी जानकारियां आप लोगों से मिली, अनुभवी और साथ साथ काम करने वालों से, उसका कोई अद्वितीय है। मैं उनके साथ काम नहीं करने का मौका मिला, लेकिन मैं उनसे सदा प्रेरित होते रहा हूँ। इसी प्रसंग में मैं आज उनकी अंतिम शब्द के सकारात्मक व्यू और उनके आध्यात्मिक व्यू दोनों ही एक ही छोटे से शब्द में शो इज गोइंग ऑन। तो शो क्या, कैसा शो चल रहा है? हमारा एक ही शो है कि सकारात्मकता, और सकारात्मकता में पहला हमारा थीम है कि हमारी जीवन रक्षा हो। और इस कर्म में डॉक्टर के अग्रवाल के योगदान का कोई भी अद्वितीय है, कोई दूसरा उदाहरण हम दे नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि उनकी आध्यात्मिक सोच ही थी कि हम सभी सकारात्मक बने रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपनी चिकित्सा के प्रति भी हम जागरूक रहें। ये जरूरी नहीं है कि हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा लें। जो चिकित्सा सुलभ हो और जो सब चिकित्साओं का समान महत्व है, इसीलिए उन्होंने अपने आध्यात्मिकता का परिचय भी आप लोगों से मुझे मिला और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और बहुत प्रेरित हुआ, उत्साहित हुआ हूँ। हमारे युवा टोली के सदस्य इनकी बातों का अनुपालन करते आए हैं। यही कारण है कि कोरोना के संक्रमण के बीच भी वे सक्रिय रहे हैं और स्वस्थ हुए हैं, और संक्रमित होने के बाद भी वो स्वस्थ हो गए हैं। इससे बड़ा लाभ हमको, इससे बड़ा कृतज्ञता मैं डॉक्टर के अग्रवाल को मानता हूँ। इसलिए आज उनके सम्मान में उन जो अवार्ड घोषित किया जा रहा है, वो बहुत ही सामयिक है और सभी चिकित्सा शास्त्रियों के लिए एक उदाहरण है उनकी कृतित्व का, उनके मेहनत का, उनकी जवाबदेही संभालने का, जो हमें कोरोना के कहर से बचाने में जो उनका योगदान मिला है। ये सब डॉक्टर के अग्रवाल जी के संदेश ने हमें ये बात एक छोटे से शब्दों में जाते जाते कह दी कि ये काम हमें करते रहना है। ये नहीं मान लेना है कि डॉक्टर साहब अब जा गए हैं दुनिया से, तो ये उनको आभास हो चुका था। आध्यात्मिक पुरुष को आभास होता है। ये मैंने जीवन में डॉक्टर लोगों के साथ भी देखा है। डॉक्टर घोषाल पटना मेडिकल कॉलेज के बहुत ही सक्रिय और महान डॉक्टर प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने जाने के समय
जब उनका टाइम हुआ तो उन्होंने बुला कर कहा कि अब तुम जल्दी से मेरे से जमीन लिखा लो अपने कंपाउंडर को, जो उनका साथ दिया था जिंदगी भर, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए और वो एक रोज काम करते करते उठे और कलकत्ता चले गए और कलकत्ता जी मैं माफी चाहूंगा ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, माफी चाहूंगा, समय अभाव को देखते हुए आपने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है। 2 मिनट का समय दिया गया है और मैं पुष्कर बालाजी को जमशेदपुर से आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की प्रभारी हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, समय को देखते हुए जल्दी जुड़े आप लोग, 2 मिनट में अपनी बात बताएं, सकारात्मक भारत आंदोलन और डॉक्टर के अग्रवाल जी। पुष्कर बालाजी, और माइक म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर्वप्रथम आज राष्ट्रीय चिकित्सक, आज के शुभ अवसर पर, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मैं सभी वंदन करती हूँ। स्वर्गीय के अग्रवाल जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैंने पूर्व के वक्ताओं से सुना, उनके साथ काम करने का अनुभव साझा किया, उनकी कृतियों को उन्होंने साझा किया, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसा कि आज अखबारों में भी मैंने देखा कि उन्हें डॉक्टर वीसी चंद्र राय अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये भेज रखी क्या कर रही है वो अपने आरजेएस परिवार के लिए भी डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड की घोषणा विधिवत 2021 की घोषणा की जा रही है। तो ये हमारे आरजेएस परिवार के लिए, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। जिस तरह से डॉक्टर अग्रवाल ने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य किया है, वह निश्चित तौर पर बहुत ही अविस्मरणीय है। कहते हैं कि समाज में एक डॉक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह से समाज को स्वस्थ रखने में, जब हम स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मन से भी स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने शरीर और मन को स्वस्थ करके एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि अपने देश में नहीं दुनिया में, कि डॉक्टर भी इस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करते हैं। और जैसा अपना भारतीय समाज है, डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व मैं सुन रही थी, बिल्कुल किसान और जवान जैसा ही है। जिस तरह से किसान सेवा करता है देश का, जिस तरह से एक जवान सेवा करता है देश का, उसी तरह से डॉक्टर साहब ने भी निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा की है। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपनी क्षमता के आधार पर डॉक्टर साहब शरीर से और मन से समाज को स्वस्थ रखा है, तो और उनकी स्मृतियों को हम इस आरजेएस परिवार के माध्यम से उनकी स्मृतियों को संजोए रखेंगे और उनकी कृतियों को बनाए रखेंगे, ताकि हम आने वाली युवा पीढ़ी को वैसा संदेश दे सके। अपनी स्मृतियों को, उनकी स्मृतियों को अपने बीच संजोए रखेंगे आरजेएस परिवार के माध्यम से। मन्ना साहब थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे, 1 मिनट का वक्त और लेंगे। कि जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि आपने बताया प्रभारी जमशेदपुर, तो उस क्षेत्र में बताना चाहूंगी कि मैंने एक आरजेएस महिला सकारात्मक शुद्धि ग्रुप का भी मैंने ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं निवेदन करूंगी इस वेबिनार से जुड़ी बहनों को कि उस सेमिनार, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और बहनें कितनी आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा होती है समाज में, परिवार में और राज्य में दिशा देने का। तो हम आज इस कोरोना काल के इस नई तकनीक से, पहले हम इतनी तकनीक के माध्यम से फास्ट नहीं थे, तो इस नई तकनीक के माध्यम से हम अपनी बहनों को और आगे जागरूक करने में, आरजेएस परिवार को और आगे बढ़ाने में अपनी पूरी भूमिका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी एफर्ट से सहयोग प्रदान करेंगे। कहते हैं कि एक आत्मविश्वासी महिला वही है जो वास्तव में अपना मूल्य जानती हैं तथा अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से पहचानती हैं। तो इसी उद्देश्य से और आगे हम अपने सकारात्मक भारत को, अपने सकारात्मक आरजेएस परिवार को आगे बढ़ाएं, इसी उद्देश्य से एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी महिलाओं के लिए निर्माण किया गया है, बनाया गया है। और जैसा कि जमशेदपुर केंद्र की मैं प्रभारी भी हूँ, तो मैं जमशेदपुर की बहनों को, जमशेदपुर के युवा शक्तियों को, जमशेदपुर के किसी भी बल्कि राज्य के, झारखंड प्रांत के लोगों को जन जन तक, कोने कोने के, कस्बे तक इस सकारात्मक आंदोलन को मैं पहुंचा सकूं, परिवार को पहुंचा सकूं, इस उद्देश्य के साथ मैंने अपने सूचना केंद्र का आज
का दायित्व निभा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना साहब, आपको आज के इस वेबिनार से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पुष्कर बालाजी। आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर प्रभारी आप हैं। वैसे आप महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, महिलाओं को काफी अच्छा समझती हैं आप, उनकी भावनाओं को। तो आरजेएस फैमिली आप पर पूरा विश्वास करती है कि निश्चित रूप से झारखंड में जो सकारात्मक भारत आंदोलन है उसको आप अच्छा तरीके से पहुंचा रही हैं। आपने महिला ग्रुप भी बना लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करेंगे नैना अग्रवाल जी को। नैना अग्रवाल जी सुपुत्री हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, आरजेएस फैमिली की अवार्डी हैं। श्री एमएस बिट्टा साहब ने सम्मानित किया था गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में, जिसमें कि डॉक्टर केके अग्रवाल साहब भी अध्यक्षता कर रहे थे। तो नैना अग्रवाल जी हार्ट केयर फाउंडेशन का भी काम देखती रही हैं। डॉक्टर साहब का दाहिना हाथ बनकर डॉक्टर साहब की सुपुत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया। तो नैना अग्रवाल जी आपको आज सादर आमंत्रित करते हैं। एक पुत्री के रूप में अपने पिताजी के बारे में आप बताएं। आरजेएस फैमिली में आप जुड़ी हुई हैं, हम लोगों का ये जो कदम है उसको किस नजरिए से आप देखती हैं? डॉक्टर नैना अग्रवाल जी। थैंक यू मन्ना सादर जी। आमंत्रित जी। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, नमस्ते। और जय सब हिंद। यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, सब ने दिन के टाइम इतना टाइम निकाल के सब आके इतनी अच्छी चीजें बोल रहे हैं। पापा के लिए मेरे ख्याल से 2 दिन बहुत अहम रखते थे, डॉक्टर्स डे और टीचर्स डे, क्योंकि वो डॉक्टर पार एक्सेलेंस थे और टीचर पार एक्सेलेंस दोनों ही थे। उनका लाइफ लॉन्ग मिशन यही था कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और मजबूत होते जाए। जो इश्यूज आते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में वो सारे चले जाएं। नोबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशन को रिस्टोर करना। उनको हमेशा लोग कहते थे डॉक्टर विद अ स्टेथोस्कोप, क्योंकि वो कहीं पर भी जाते थे वो स्टेथोस्कोप हमेशा लगा के रखते थे। मेरे ख्याल से जिंदगी में मैंने उनको एक ही बार ये स्टेथोस्कोप के बिना देखा है, वो है मेरी शादी पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आज डॉक्टर की तरह नहीं खड़ा हूँ, तुम्हारे बाप की तरह खड़ा हूँ। उसके अलावा चाहे वो सुबह वॉक पे जाते थे, चाहे वो फ्लाइट में जाते थे, हर जगह स्टेथोस्कोप पहन के घूमते थे, क्योंकि उनको एक्सट्रीम प्राउड फील करते थे वो अपना डॉक्टर होने का। और दूसरी बात उनका ये मानना था कि अगर डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप पहन के रखें, कोई भी कहीं पर भी इमरजेंसी हो, लोग 20 फीट अवे 40 फीट अवे कहीं से भी देख सकते हैं कि वो सामने डॉक्टर जा रहा है। कहीं कोई सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिर जाए, चाहे कोई फेंट हो जाए, किसी को भी सामने से दिखना चाहिए दूर से कि यहाँ पर एक डॉक्टर है जो हेल्प कर सकता है। एंड इसी की वजह से उन्होंने काफी लोगों की जान बचाई। फ्लाइट में भी स्टेथोस्कोप पहन के रखते थे। एक बारी कोई कार्डियक अरेस्ट में चले गया फ्लाइट में, वो भागे, सडनली सबको पता था कि ये डॉक्टर है और वो जाके उनको हेल्प कर पाए। तो डॉक्टर्स डे उनके लिए बहुत स्पेशल था। वो हर साल प्रोग्राम करते थे डॉक्टर्स डे के दिन पे। हमने भी आज शाम को एक ओरेशन रखा है उनके नाम पे, उनको ऑनर करने के लिए ईयरली ओरेशन अनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर मन्ना जी आप लोगों ने उनके नाम से मेमोरियल अवार्ड शुरू किया है। वो ऐसे ही इंसान थे कि सबका मन करता है कि उनको जिंदा रखे और उनके लिए कुछ ना कुछ करते रह जाएं। एंड वही उनकी खासियत थी। वो हमारे फैमिली मेंबर नहीं थे, वो सबके फैमिली मेंबर थे, वो सबके प्रिय थे। एंड हमारा बस यही एम है कि हम उनका काम जिंदा रखें, हम आगे जाके भी उनका नाम जिंदा रखें। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो किया है उनके लिए। सभी के परिवार के वो थे हम, और सभी साथ में करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नैना अग्रवाल जी। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि डॉक्टर अग्रवाल जी की सुपुत्री के रूप में आपने जिस तरह से डॉक्टर केके अग्रवाल का साथ दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में जितने लाइव वीडियोस होते थे। और मंडे को डॉक्टर साहब जब मीडिया एडवोकेसी का हर मंडे वो बुलाते थे, मैं भी उसमें शामिल होता था और उसको आप मॉनिटर करती थी। तो डॉक्टर अग्रवाल साहब के बारे में तो मेरे भी बहुत सारे संस्मरण हैं, वो कभी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अवार्ड घोषित होने से एक जरिया मिल गया है आरजेएस फैमिली को और सूचना केंद्र के लोगों तक ये सारी बातें पहुंच रही हैं।
मैं अब सीधा आमंत्रित करूंगा ईशी खोसला जी को, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज का लेक्चर जो है 10 मिनट का लेक्चर है कोविड-19 और इम्यूनिटी। ईशी खोसला जी। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच RJS community and to make me a part of this positive health movement जो आप कर रहे हैं इंडिया में। बहुत एप्ट है क्योंकि डॉक्टर के अग्रवाल जी की याद में जो हम आज कर रहे हैं डॉक्टर्स डे पे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट है उनके लिए। एंड मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि हम सबने इतनी देर सुना है, इतनी अच्छी बातें जो उनको डिस्क्राइब करती हैं। और पर्सनली ऑल्सो आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ कॉलीग एंड अ पर्सनल फ्रेंड। और एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी इस मौके पर बिफोर आई स्टार्ट अबाउट डॉक्टर के अग्रवाल। मेरे भाई मेरे कजन ब्रदर हैं राजीव खोसला, डॉक्टर राजीव खोसला, जो लास्ट ईयर दिसंबर में लिम्फोमा की वजह से चले गए। और वो डॉक्टर के अग्रवाल के खास मित्र भी थे और ऑफ कोर्स फ्रेटर्निटी तो थी सब डॉक्टर के अग्रवाल की। तो उन्होंने एक पूरी विद इन अ वीक एक मीटिंग रखी विद द दिल्ली मेडिकल काउंसिल मेंबर्स, एक स्पेशल ट्रिब्यूट किया लाइक अ फैमिली डॉक्टर राजीव खोसला की याद में। और इतनी ब्यूटीफुल वर्ड्स बोले कि डॉक्टर खोसला, राजीव खोसला हमारे साथ हैं, मैं उनको जिंदा रखूंगा, वो कहीं नहीं गए। वो उनकी याद में मैं एक अवार्ड इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ जिसके लिए मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँगा। आई टेक ओनरशिप ऑफ दिस अवार्ड इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर राजीव खोसला। इट मेंट सो मच टू अस एज अ फैमिली कि इतनी जल्दी एक यही डॉक्टर अग्रवाल ही हैं जो ऐसा सोच सकते हैं। और उन्होंने इंस्टीट्यूट किया और विद इन फ्यू वीक्स दैट अवार्ड वाज गिवन, देयर वाज अ मेमोरियल एंड अ स्पेशल सेरेमनी। बट हु न्यू सो आयरॉनिकली दैट आज वो ही हमारे साथ नहीं है। तो इट इज रियली आयरॉनिक, बट जो इनके सेंटिमेंट्स हैं, जो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, यही ये कह सकते हैं वन लाइन में। और उनकी जो लेगेसी है, जो हम सब आज जिन हमने बातें करी, वो यही एक सेंटिमेंट है कि उनकी लेगेसी रहेगी और हम उनको जिंदा रखेंगे। तो विद दैट आई विल स्टार्ट a few 10 मिनट्स जितने हैं, जितना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है डाइट और न्यूट्रिशन का, और इम्यूनिटी को लेके तो खैर खास ही है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत अहम हैं और जिनको मैं शेयर करना चाहूंगी with respect to the COVID-19 pandemic and our immune system। पहले कभी नहीं इतनी बातें मेरे करियर में हुई regarding immunity। और सब लोग के दिमाग में यही है कि बचें कैसे, थर्ड वेव से कैसे बचें, ड्यूरिंग कोविड क्या लेना चाहिए, पोस्ट कोविड लॉन्ग जो उसका न्यूट्रिशन है, लॉन्ग कोविड उसको कैसे डील करें। तो बहुत उसमें मुश्किल नहीं है अगर हम बेसिक्स उसके समझ लें। और मैं स्टार्ट करती हूँ एक स्टडी से, आपको शेयर करती हूँ जो पूरे वर्ल्ड के ICUs में हुई। और उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों की मोर्टेलिटी थी, 94% of those who died of COVID, उनमें एक ही चीज कॉमन थी, कोमॉर्बिडिटी। एक कोमॉर्बिडिटी तो थी ही थी, मतलब 94% people went because of that and 6% only died of COVID per se, COVID itself। अब ये कोमॉर्बिडिटीज क्या थी? सबसे पहले मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड ऑफ कोर्स डायबिटीज। तो इसके अलावा और भी थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी। अगर हम देखें कि इन सब में क्या एक कॉमन थ्रेड है, ये कॉमन थ्रेड है इन्फ्लेमेशन। और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारी इम्यून सिस्टम को
हमको मॉड्यूलेट करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को फेवरेबल रखने के लिए अगर हमने कुछ करना है तो हमको इन्फ्लेमेशन का ध्यान रखना है। और इसीलिए मैंने 4 पिलर्स बनाए हैं, जो 4 पिलर्स फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग। इट इंक्लूड्स एड्रेसिंग इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन, न्यूट्रिशन एंड गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर हम इन 4 चीजों का फोकस करेंगे तो जाहिर है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, और हमारी जो रिकवरी है, अगर हम उसके शिकार हैं तो हम रिकवरी टाइम को भी अपना कम कर सकते हैं। और यही फर्क है, जो डाइट है, जो हम खा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन का ही एक उसमें फर्क है। कौन बचा, कौन गया, कौन किसको कोविड हुआ, कौन किसको कोविड नहीं हुआ, किसकी रिकवरी कितनी जल्दी हुई, ये एक ही मात्र जो है, ये हमारा जो सिस्टम है, ये है इन्फ्लेमेशन। आजकल तो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स भी इतने ज्यादा आप लोग सुन रहे हैं, CRP और ये सब IL-6 और फेरिटिन, ये सब क्या मेजर कर रहे हैं? इन्फ्लेमेशन। तो हमको इन्फ्लेमेशन को ही रोकना है और कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेमेशन क्या है? एक आग है। आग हमारी बॉडी में जरूरी भी होती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल या डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का रिस्पॉन्स है टू प्रोटेक्ट, बट वो बहुत ज्यादा होने से और कंटिन्यूअस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से भी नुकसान होता है। और जितने भी मैंने आपको कंडीशंस बताई, मोटापा वगैरह, ये सब इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं। रादर मैं ये कहूंगी कि आजकल सारी ही बीमारियों का स्टार्टिंग पॉइंट, जो हम क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस की बात करते हैं, सारों का स्टार्टिंग पॉइंट इन्फ्लेमेशन ही है। तो इसी की अगर हम डाइट करें, और ये जो 4 पिलर्स मैंने बताए, इसी को अगर हम आगे लेके जाएं, अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाएं, गट फ्रेंडली बनाएं, हाई ऑन न्यूट्रिशन बनाएं, और इसमें जो हमारी न्यूट्रिशन है, जो उसमें हम आपको एड्रेस करें कि जो भी हम ले रहे हैं उसको हमारा पूरा फायदा हमको उसका मिले। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। तो इन्फ्लेमेशन कहाँ शुरू होती है? इन्फ्लेमेशन शुरू होती है हमारे गट में। और गट जो है, गट का मतलब हमारी आंतें। इनफैक्ट डॉक्टर के अग्रवाल ने मेरे से उनके जाने के आई थिंक जस्ट 2 महीने पहले 2 स्पेशल फेसबुक लाइव कराए इसी इशू के ऊपर, कि सारी लोगों को तुम बताओ ईशी कि ये कैसे होता है। तो he was so on top of things and so open to new ideas and to the latest findings जो सबने बात करी जिसके बारे में। तो हम इम्यून सिस्टम को अगर समझना चाहते हैं तो ये तो समझें कि है कहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम 2/3 जिसको कहते हैं, या 70% और मोर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन द गट। तो जाहिर है कि जो हम खा रहे हैं अगर वो इन्फ्लेमेटरी है तो हमारा गट बिगड़ रहा है, आंतें बिगड़ रही हैं, क्योंकि हमारा गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, गॉल्ट, ये जो है इसमें मैक्सिमम बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। भले ही हमारी जो वॉर है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, लंग्स में है, हमारे पैसेजेस थ्रोट में है, लेकिन जो कंट्रोल पैनल है जहां पे ये सब कंट्रोल हो रहा है वो है हमारी आंतें। और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है थ्रू द माइक्रोबायोम। छोटे छोटे कीटाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जिसको हम डिजीजेस से एसोसिएट करते हैं, ये हमारी बॉडी में कम से कम 2-2.5 किलो की मात्रा में आंतों में रहते हैं। और यही हमारा एक कंट्रोल पैनल है, यही हमारा इम्यून सिस्टम है, यही कंट्रोल करते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो हमारी जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट है। तो अपनी गट को भी एक पॉजिटिव बैलेंस चाहिए अच्छे माइक्रोब्स का, जिससे वो हमारी लड़ाई करें अच्छे से और हमारे आप हमको प्रोटेक्ट करें। अगर यहाँ पे संतुलन बिगड़ता है तो हमारी गट में छेद हो जाते हैं, लीकी हो जाती है, लीकी गट या परमेबल हो जाती है, जिससे पूरी शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है। तो जैसे हमारी बॉडी, जैसे हमारी कंट्री समझ लीजिए, जो कंट्री का बॉर्डर है, अगर वहां पर बॉर्डर खुल गया
बॉर्डर में छेक हैं, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो हमारा डिफेंस जो है वो वीक हो जाता है। इसी तरह हमको स्ट्रांग होने के लिए ये लीकी गट को स्ट्रांग करना है, उसको रिपेयर करना है। और ये क्योंकि लीकी गट इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा इम्यून सिस्टम ही यहीं पे है, तो ये जो खाना है वो ऐसा हो जो हमारे गट माइक्रोबायोम को अच्छा रखे, तो पॉजिटिव रखे, प्रो मतलब प्रोबायोटिक्स, और इसको पैम्पर करें और इसको पॉपुलेट करें। पॉपुलेट मतलब इसकी मात्रा अच्छी हो। जब हम गलत खाना खाते हैं, ये क्यों बिगड़ता है? जब हम गलत खाना खाते हैं उसका क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेमेटरी खाना। ये क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। जब हम दवाइयां खाते हैं, बहुत केमिकली जो लेस्ट, आजकल जितनी भी कोविड में दवाइयां दी गई हैं वो बहुत जरूरी थी, लेकिन उनसे हमारा ये जो इम्यून सिस्टम है वो बिगड़ा है, और इसको रिपॉपुलेट करना बहुत जरूरी है। तो समय बहुत कम है, लेकिन मैं इसको बहुत संक्षेप में आपको समराइज करूंगी कि ये कैसे करना है। और प्रोबायोटिक्स की जो जरूरत है वो बहुत जरूरी है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू रिपॉपुलेट देयर गट फ्लोरा। चाहे वो उसके पिल्स लें, चाहे वो प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक खाना लें। प्रीबायोटिक का मतलब जो खाना आपके गट माइक्रोबायोम को फॉस्टर करता है, जो उसमें स्टिमुलेट करता है ग्रोथ बॉडी अंदर ही आंतों में, वो जैसे फाइबर है। हमारी सबसे पुरानी चीज जो हम बूढ़े लोगों के साथ एसोसिएट करते थे, उसके हमने समझा नहीं उसकी क्या वैल्यू है। एक ईसबगोल खाना तो खैर फाइबर होता ही है, लेकिन ईसबगोल अगर आप लें डेली तरीके से, तो वो आपका एक प्रीबायोटिक के फॉर्म में आपको इम्यूनिटी आपको बढ़ाएगा और आपको बहुत और चीजों से भी बचाएगा। तो ऐसे सिंपल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपना गट फ्लोरा को पॉपुलेट करने के लिए, गट हेल्थ को ठीक करने के लिए। और क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? मैंने एक छोटा सा पार्ट है इसमें, इंसुलिन का नाम लिया था कि इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन, न्यूट्रिशन एंड गट हेल्थ। गट हेल्थ की मैंने बात कर ली। इंसुलिन का इसमें क्या रोल है? क्योंकि इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स लेने से बनती है, टू मच इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है। तो जाहिर है कि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा होगी, और तभी डायबिटिक्स को खास रिस्क रहता है, क्योंकि उनकी इंसुलिन जो होती है उनमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स में हम लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा अनाज खाते हैं, जिससे हमारी इंसुलिन बनती है। और पेट का मोटापा जो है ये एक इंडिकेटर है अपने आप में हाई इंसुलिन का। तो अगर आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है तो अपना पेट का मोटापा कम करें। ये कभी हम सोच नहीं सकते। हम लोग, मेरे से लोग पेशेंट्स कहते हैं आप मतलब खाना कैसे कम क्यों करें, हमारा तो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमको तो ज्यादा खाना है। ये गलत है, हमको ठीक खाना है, कम खाना है, और तभी हमारी इन्फ्लेमेशन ठीक होगी। पेट का मोटापा यही टाइम है, अब आप ठीक करें, अनाज का सेवन अपने अनुसार करें। और जो इन्फ्लेमेटरी अनाज है, अब मैंने इन्फ्लेमेशन की बात करी, जो अनाज इन्फ्लेमेटरी है वो आप बिल्कुल ना लें। अगर आपकी गट लीकी है तो कुछ अनाज ऐसे हैं जो प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, जैसे गेहूं है या मक्की है या सोयाबीन है, जिनकी गट लीकी है उनको ये अनाज अवॉइड करने चाहिए। और ये एक अलग ही अपने आप में कॉन्वर्सेशन है और फूड सेंसिटिविटीज, बट हम क्योंकि इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं इसका बताना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है, प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही मेन चीजें होती हैं। तो हम अलग से इसको एक्सपैंड करते हैं। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन ना लिया जाए, वो भी प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। तो और नॉट ऑल प्रोटीन्स आर इक्वल, बट प्रोटीन की मात्रा फॉर रिकवरी एंड इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी मात्रा में, ऑप्टिमम मात्रा में लें। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर्टिकुलरली जैसे सोया से बने हो या वे प्रोटीन जो आजकल यूज हो रहा है, वो एक खतरनाक हो सकता है फॉर पीपल हु हैव अ लीकी गट। जिनको ये लीकी गट की प्रॉब्लम है या गट की प्रॉब्लम है, उनको ये प्रो इन्फ्लेमेटरी तरीके से हार्म कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी था बताना। और तीसरी बात है फैट्स। फैट्स जो हैं हमने हमेशा सोचा है कि हमारे लिए खराब है या हमारी हेल्थ को बिगाड़ते हैं,
मोटापा करते हैं या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारी करते हैं, ये सब मिथ्स हैं। हमें सारे फैट्स इक्वल नहीं हैं। जो खराब फैट्स हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स वगैरह में पाए जाते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी हैं। ट्रांस फैट्स जो हैं वो बहुत इन्फ्लेमेटरी हैं। हमारी डाइट में उनकी मात्रा 1 या 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट आमतौर पे इंडियन पॉपुलेशन में कहते हैं 30 to 40% कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स हमारी डाइट में है, और ये आते हैं थ्रू रीयूज्ड ऑयल्स, मतलब जो तला तुला बाहर का खाना है या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या रस्क वगैरह हैं, इनकी चीजों से आते हैं। तो इनके लिए हमारी कोई जगह नहीं है। हमको अच्छे फैट्स लेने हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन कम करें, और इसमें 2 नाम खास उठ के आते हैं। एक है ओमेगा 3 फैट और एक है कोकोनट। कोकोनट ऑयल में भी खास एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, और ओमेगा 3 फैट्स जो फिश में पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो इनकी मात्रा जो लोग फिश नहीं खा सकते वो वेजिटेरियन सोर्सेज से ले सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब ओमेगा 3 फैट्स के सोर्सेज हैं। और एक स्टडी कह रही थी, अभी मैंने जस्ट कल ही पढ़ी, कि डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3 फैट्स इन द डाइट जो हम सब इंडियंस में है, बाय एंड लार्ज हमारी ऑप्टिमम लेवल्स नहीं है, क्योंकि हम बहुत प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड और फैट्स खाते हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। So optimum levels of these good fats must be there, and we must choose our oils and fats very well. Walnuts is also a good source of omega 3 fats. और अब रही कहानी प्रोटेक्टिव फूड्स या पॉलीफेनॉल रिच फूड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सभी को पता है हेल्दी डाइट में इनका बहुत जबरदस्त रोल है। और इनका क्या रोल है इसका मैं संक्षेप में बताती हूँ, बस 2 मिनट और लूंगी। तो ये जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, इनको, ये हमारी ढाल है, ये हमारे आर्मर हैं, ये हमारी, इनमें ऐसे चीजें होती हैं जिनको हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फाइटो केमिकल्स कहते हैं, जो रंग, इनके जो कलर्स हैं या फ्लेवर्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो जितने भी डीपली कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप लेंगे तो आप अपनी ढाल को सुपीरियर कर रहे हैं। और अब साइंस की वजह से हमें इतने ज्यादा आइडेंटिफाई, ऑलमोस्ट 2-3,000 फाइटो केमिकल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड इवन मोर एक्चुअली, व्हिच एक्चुअली आर, जो हमारी मैसेंजर्स का काम करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। कौन सा हमारा सेल क्या करेगा, कौन सा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा जिसको कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी, ये जो है इनमें मैसेजेस होते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत वैल्यूएबल है। और हम एक इसको डिस्क्राइब करते हैं रेनबो कलर्स। अगर हम अपनी डाइट में रेनबो कलर्स करें, जैसे हम जेम थेरेपी से कलर थेरेपी करते हैं, तो डाइट में भी कलर थेरेपी करें तो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो हाफ प्लेट रूल फॉलो करें, जिसमें एटलीस्ट जब भी खाना लें तो आधी प्लेट में पहले आप अपनी सब्जी या फल लें। या मैं कहती हूँ कईयों को जो मोटापे की शिकार हैं, उनको एक मील में एटलीस्ट खाली फल या सब्जी ही होनी चाहिए। जो अपना बेली फैट फाइट कर रहे हैं वो भी या तो फ्रूट्स का ही ब्रेकफास्ट लें या खाली सब्जियों का लंच लें, सब्जी सलाद या सूप एंड सब्जी का डिनर लें। ऐसे करके कुछ भी लें तो हमारी फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो है, फाइटो केमिकल्स इंप्रूव होते हैं। इसी तरह स्पाइसेस में भी ये फाइटो पॉलीफेनॉल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत कामयाब हैं। हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में हमारी जितनी भी कावा, ये जो काढ़ा है या कावा है या च्यवनप्राश है, ये सब लोडेड है इन दीज फाइटो न्यूट्रिएंट्स। तो इनका सेवन जरूर करें। और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, पानी का ऑप्टिमम होना, particularly when you are talking about the immunity and detoxification after a war. जब हमारी वॉर खत्म हुई, जो हो चुके हैं शिकार कोविड के, उनको भी क्लीनिंग अप के लिए और इवन ड्यूरिंग हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है। और लास्टली नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिएंट्स में हमने बात कर ली सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारी विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनका भी आज
they have assumed great importance. Every prescription is writing, has vitamin D, zinc and vitamin C. तो ये क्यों है? क्योंकि ये हमारे वॉरियर्स के रूप में है न्यूट्रिएंट्स, और खासकर मैं आपको एक फोकस करना चाहती हूँ विटामिन डी के ऊपर. विटामिन डी डेफिशिएंसी इटसेल्फ can be a huge risk factor for getting the infection and your immunity. How? मैंने आपको बताया लीकी गट जो बताई, विटामिन डी हमारी गट को जोड़ने में काम आता है, विटामिन डी हमारी इन्फ्लेमेशन कम करता है. तो ऑप्टिमम लेवल्स होने चाहिए जो कम से कम 50 या 70 की नैनोग्राम्स पर ml तक हो, और इसका सप्लीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है. स्टडीज ने ये देखा गया है कि जिन लोगों को आईसीयू में जिनके लेवल्स लेस देन 19 थे, उन सब की डेथ हुई, उन सब की मोर्टेलिटी हुई. जो लोग 20 और 25 के बीच में थे उनमें मिक्स्ड रिजल्ट थे, और जिनके लेवल्स मोर देन 35 थे वो सब सरवाइव करें. तो ऐसे ऐसे करके नई नई स्टडीज आ रही हैं. तो विटामिन डी का स्टेटस, अगर आप थर्ड वेव से बचना चाहते हैं तो प्लीज अपना चेक करें, और अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको आप ऑप्टिमम लेवल्स पे मेंटेन करें. इसी की तरह विटामिन सी है, ये रिप्लेनिशमेंट के काम आता है. जिंक है, ये भी आपको, बट ओवरडू ना करें, ओवर जीलस ना करें, अपने तरीके से लें. जिंक भी इन्फ्लेमेशन और वायरल रेप्लिकेशन में मदद करता है, इसको कंट्रोल करने में. बहुत और इसमें इम्यून सिस्टम में फायदे हैं बहुत सारे. तो और एक मैग्नीशियम का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम अपने आप में एक 300 फंक्शंस हैं उसके बॉडी में, और हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत जरूरी है. और इसकी डेफिशिएंसी हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो लोग सुन रहे हैं मैग्नीशियम सप्लीमेंट पे फोकस करें अंडर सुपरविजन. So with that, I'm going to conclude this talk on immunity, and would just like to leave you with a message that the road to a robust immune system and to good health and well-being is paved with good intestines and nutrition. और हमारी सभ्यता में एक बहुत valuable quotes हैं, और I will just say something which we say, you are what you eat and you are what you digest. ये बहुत अहम है और बहुत मायने रखती है. और हिंदुस्तान में हम लोग यही कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन. So with that, thank you very much for having me here. It's been a privilege and an honor, and my best wishes to all of you, and especially on the day of Doctor's Day, my congratulations, sabko shubhkamnaएं on Doctor's Day. Thank you very much. धन्यवाद ईशी खोसला जी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट. मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आप मौजूद रहें, क्योंकि जब खाने पीने की बात चलती है तो कुछ मन में सवाल भी आ जाते हैं. मैं 2 सवाल आमंत्रित करूंगा और फ्लोर इज ओपन. मैं बता देता हूं कौन कौन लोग जुड़े हैं आरजेएस फैमिली से. मयंक राज मन्ना और डीसी कटोच साहब अभी हैं, दीप माथुर जी हैं आरजेएस ऑब्जर्वर, और धनंजय जी हैं हेल्थ रिपोर्टर, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी हैं, अभी आप लोगों ने सुना, डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, मीता सहाय जी हैं, और नैना अग्रवाल जी हैं अभी, और नरेंद्र टेटेसर जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, प्रेम प्रभा झा जी इंदौर से जुड़ी हुई हैं, और पटना से ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, नरेंद्र टेटेसर जी दिल्ली से, पुष्कर बाला जी जमशेदपुर से, रितु कपिल जी आरजेएस फैमिली की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हैं, और एस डोगरा साहब दिल्ली से जुड़े हैं, संतोष झा जी इंदौर से जुड़ी हैं, सिराज अब्बासी जी दिल्ली से, और इंदिरा गुप्ता जी जुड़ी हैं. तो अब 2 सवाल कोई भी आरजेएस फैमिली से आप ईशी खोसला जी से पूछ सकते हैं. 2 सवाल जल्दी आइए ऑन स्क्रीन और 2 सवाल कीजिए. उसके बाद दीप माथुर जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे. 2 सवाल आमंत्रित करते हैं. जो लोग इम्यूनिटी पे, खान पान पे जो कुछ बताया गया उस पर 2 सवाल आप आमंत्रित हैं. कोई भी आइए, 2 सवाल पूछ लीजिए. डाइट में जैसे इम्यूनिटी के लिए बैलेंस डाइट का एक मतलब एक आउटलाइन चार्ट बताएं तो बेहतर होगा. जो आउटलाइन चार्ट है उसमें देखिए एक जनरल गाइडलाइंस हो सकती हैं.
क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हम सबको एक ही चीज, सब चीज बराबर हो. इट्स कन्वीनियंट टू से दैट एवरीवन शुड ईट लाइक दैट, बट मैंने आपको बताया गट माइक्रोबायोम के बारे में, वो हमारी बॉडी में यूनिक होता है, वो हमारा सिग्नेचर है. हम क्या पचाते हैं, क्या हमें, कैसी हमारी भूख है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम एक्चुअली वी हैव टू ईट अकॉर्डिंग टू आवर ओन constitution and our own requirements, so which are very unique. So the thing is it's difficult to do that, but जो guidelines हैं कि आप पहले आपके सामने जैसे एक बैलेंस्ड थाली होती है, तो आप इसमें देखेंगे एटलीस्ट 50% चीजें आपकी कलरफुल चीजें हो. आप उसमें हरा भी होना चाहिए, कुछ सलाद भी होना चाहिए, कुछ लाल हो, कुछ येलो हो. तो कोशिश करें कि आपकी थाली में ये सब कलर्स आए. और उसके बाद जो आपका अनाज है वो आपके ऊपर है कौन सा चूज करें. और क्यों ही कहीं मैंने बताया इन्फ्लेमेटरी जो अनाज है वो ना लें, तो कौन सा अनाज लें और कितना लें वो आपके ऊपर है. गोल क्या है कि पेट का मोटापा नहीं होना चाहिए. अगर पेट पर मोटापा है तो आपको अनाज कम करना है. हो सकता है कुछ देर अनाज नहीं ले, फल और सब्जी की डाइट ही ले. तो ये कस्टमाइज सोल्यूशंस होते हैं. और एक मोटी मोटी बात है कि प्रोटीन का होना जरूरी है. तो हिंदुस्तान में प्रोटीन जो है वो वेजिटेरियन हो तो सारी दालें हैं, राजमा है, चना है, जितने नट्स हैं वो भी प्रोटीन के ही सोर्सेज होते हैं, और स्प्राउट्स और सत्तू है वो भी प्रोटीन का सोर्स है. तो वो कम से कम 2 मील्स में जरूर लें, कम से कम. और अगर आपकी डाइट में मतलब यू आर नॉट ओवरवेट, देन 3 में भी ले सकते हैं. तो बेसिकली कम से कम 2 प्रोटीन रिच मील्स हो, लेकिन दालें 3 मील में भी परेशान करती हैं. तो twice a day at least, and if you eat eggs, if you eat dairy, then you can count them in your proteins, and but we include them in the animal protein. तो बाकी फिश चिकन जो है वो भी आपके हिसाब से जो आपका प्रेफरेंस है, मैं इसमें कोई एडवोकेसी नहीं करती, लेकिन प्रोटीन 2 मील्स में जरूरी है. तो इसमें हम एक P3P फॉर्मूला है हमारा. प्लानिंग, first P is planning, second is proteins twice a day, and third is protective foods once a day at least in 1 meal, and pairing of proteins with vegetables. Pairing, जब भी आप प्रोटीन लें तो दाल लें या चीला लें या आप कोई एग्स लें तो उसके साथ फ्रूट या वेजिटेबल जरूर पेयर करें. और अनाज आप कितना लें, कब लें, ये सब आपके हिसाब से है. लेकिन अब ये बात छेड़ी आपने, तो अनाज का जो सेवन है वो 7 बजे के बाद हम लोग रेकमेंड नहीं करते. तो अनाज का मतलब जो भी चावल है, रोटी है, या जो भी ब्रेड वगैरह आप खाएं, डोसा, इडली, जो भी आप खाते हैं उसको आप अपने हिसाब से लें. और पेट का मोटापा हो या डायबिटीज हो तो उसको 1 मील से ज्यादा में ना लें. और उसको, ये चीजें एक्चुअली हमारी चक्र संहिता में भी लिखी है कि जिस मनुष्य को लंबी आयु चाहिए वो अनाज सनसेट के बाद ना ले, सूर्योदय के अस्त के बाद. और जिस मनुष्य को हाजमे की प्रॉब्लम है वो अनाज 2 बार ना ले, वो 1 ही बार ले. हम लोग रात को खाना तो खाते ये हैं बहुत कंकर करती है हमारी साइंटिफिक, अच्छा, बहुत वायलेट करा है हमें. एक सवाल आ रहा है. धनंजय जी एक सवाल ले रहे हैं. हेल्थ रिपोर्टर हैं धनंजय जी. नहीं, वो धनंजय जी, ये इसी खोसला जी की किताब है एक, ईटिंग एट वर्क, बेस्ट सेलर है वो, मेरे लिए बाइबल है. इसलिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है इनका तो रेडी रेकनर इसी खोसा जी हमारे पास है. चलिए कोई सवाल जनरल है तो पूछिए. एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, अगर आम लोगों के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ. दही का क्या महत्व ऐसा है कि दही जो है एक अपने आप में बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन मैंने आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती. ठीक है, हम इसको प्रोबायोटिक जरूर मानते हैं और प्रोबायोटिक कर्ड होता है, लेकिन ट्रेडिशनल डेफिनेशन में ये प्रोबायोटिक नहीं होता. इट्स मोर ऑफ अ प्रीबायोटिक, लैक्टिक एसिड का जो इफेक्ट होता है. जो भी है, ये प्री है या प्रो है. जैसे रेस्पिरेशन का हमने ड्यूरिंग कोविड की बात करी, जहां पे बलगम प्रॉब्लम है,
लंग्स का प्रॉब्लम, वहां पे सबको अपने हिसाब से खाना है। और खासकर अगर हम कोविड की बात करें तो ये ड्यूरिंग द इन्फेक्शन या बलगम खांसी के समय बिल्कुल ना लें, बिकॉज हम लोग बहुत प्रोबायोटिक एडवोकेट करते हैं, तो ये गलती ना करें कि इसको प्रोबायोटिक मान के आप इस्तेमाल करें। तो ये आयुर्वेदा में भी है और ये हमारी साइंस से भी कंकर करता है। और डेयरी इटसेल्फ, मैंने कहा, जब जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है या तो इन्फेक्शन हो गई है या लीकी गट है, तो उनको भी डेयरी अपने सावधानी से लेना है। सब मतलब आई वुड से रफली दे से 50% ऑफ पीपल हु हैव फूड सेंसिटिविटीज डू नॉट टॉलरेट डेयरी आल्सो। तो वो आप दूध हो सकता है नहीं करें, दही कर लें, वो आपके ऊपर है, तो ये सबके लिए लागू नहीं होता। सो इट इज अ कस्टमाइज्ड केस टू केस। थैंक यू। उदय मन्ना जी नमस्कार। डोगरा, सुरेंद्र सिंह डोगरा साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, अंतिम सवाल है, उसके बाद दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे क्योंकि एक्सीड हो रहा है टाइम। तो दीप माथुर जी आप, हाँ डोगरा साहब जी। डॉक्टर ईशी नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब से मेरा संपर्क रहा, और वास्तव में डॉक्टरों के बारे में जो एक कहावत है कि डॉक्टर जो है भगवान होते हैं, मैंने उन्हें भी ऐसा महसूस किया है। क्योंकि वो एक बार 2004 में मैंने यहाँ चेस टूर्नामेंट कराया था, वहां पर भी आए थे और उन्होंने खेलों के प्रति भी चेस के लिए एक किस तरह से उन्होंने बात कही थी, काफी प्रचारित हुई वो बात। अब आपके निगाह में मैं एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, डॉक्टर ईशी से मेरा सवाल है मन्ना साहब, कि हमने भी बचपन में भी डॉक्टरों से हमारा कभी वास्ता रहा, हमारे पिताजी वगैरह जो घर में ऐसी भी चीजें रही, और वास्तव में डॉक्टरों का जो प्रोफेशन और जो एटीट्यूड कहें या बिहेवियर कहें, वो वाकई डॉक्टरों की तरह ही बड़ा हम्बल और बड़ा कोऑपरेटिव रहा है। लेकिन ये पैंडेमिक के दौरान जो एक ऐसी स्थिति आई और कई जगह लोगों ने, आम जनता ने, मतलब ये कहना चाहिए कि डॉक्टरों का बिहेवियर भी कुछ हद तक प्रभावित रहा, या खैर वो कुछ कारण जरूर रहे होंगे कि व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं थी। तो डॉक्टर ईसी से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पैंडेमिक में जो एक नई तरह की जो साइकोलॉजी डॉक्टरों के प्रति बनी है, तो उस पे उनका क्या कहना है कि क्या वास्तव में जो हम सभी ने देखा और सुना और समझा है कि डॉक्टरों की छवि के ऊपर भी ना एक प्रश्न चिन्ह आया है। खान पान का सवाल है। मेरे लिए ये सवाल थोड़ी आउट ऑफ माय स्कोप है, लेकिन ठीक है, छोड़ दीजिए इस सवाल को। ये कहीं कभी हमारे बीच वैसे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, तो मैं आमंत्रित कर लेता हूं डॉक्टर साहब को सही जवाब मिल जाए। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी डॉक्टर गिरीश त्यागी साहब, आप इसका जवाब प्रॉपर दे सकते हैं। जी डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। या डोगरा जी, जो आपका सवाल था कि डॉक्टर्स की छवि का था, डॉक्टर्स की छवि तो क्योंकि जो आज के टाइम पे, जैसे कोविड के टाइम पे ज्यादातर जहाँ पर कुछ मारपीट भी हुई, कुछ डॉक्टर्स के साथ इंस्टांसेस भी हुई, असॉल्ट की भी हुई उनके इंस्टीट्यूशन पे, और कुछ अटैक भी हुए। ये क्योंकि सिस्टम हमारा इतना खराब था, क्योंकि एक आप देखेंगे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, आप विजुअल नहीं है, थोड़ा सा विजुअल आ जाइए, क्योंकि डोगरा साहब का बहुत ही वैलिड डॉक्टर्स डे पे ये सवाल है। जी थैंक यू। जी थैंक यू डॉक्टर जी उदय मन्ना जी। तो जो डोगरा साहब का सवाल था कि जो डॉक्टर्स की छवि, डॉक्टर्स तो अपने जान पे खेलकर, अपने आप को रिस्क पे लेकर, अपने परिवार के को रिस्क पे लेकर ड्यूटी कर रहे थे और पूरे तन मन से मरीजों की सेवा में लगे थे। लेकिन इस दौरान फिर भी ऐसे इंस्टांसेस आए जिसमें कि डॉक्टर्स को असॉल्ट किया गया, वर्बल अब्यूज भी हुआ, असॉल्ट भी हुआ, और उनकी जो इंस्टीट्यूशन था उसको डैमेज भी करा गया। तो ये सबसे बड़े दुखद की बात है। आज के दिन डॉक्टर्स डे पे जो प्राइम मिनिस्टर भी आज डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे, इसीलिए संबोधित कर रहे हैं कि वो डॉक्टर्स की इज्जत करते हैं। और हम डॉक्टर्स की तरफ से भी जो एक्ट है, सर्विस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, जो करीब हर स्टेट में लागू है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जिसके अंतर्गत अगर कोई डॉक्टर पे असॉल्ट करता है या उसके इंस्टीट्यूशन पे असॉल्ट या वायलेंस की वारदात होती है किसी मरीज के द्वारा या मरीज के रिश्तेदारों के द्वारा या मरीज के दोस्तों के द्वारा, तो एक वो कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की वारदातों, इस तरह के केस किसी पे मरीज पे लगे। मरीज की अगर कोई डॉक्टर के से खुश नहीं है,
क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि वो उन पर अटैक इसलिए हो रहा है कि वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या वहां पर मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो कि डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे आप देखेंगे तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, इसमें डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पीछे से ही कम आ रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कम आ रही थी, स्टेट गवर्नमेंट कम थी, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, इसमें डॉक्टर क्या करेगा उसमें। पर क्योंकि वहां पर फेस डॉक्टर का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मरीज के सामने डॉक्टर का फेस होता है, मरीज तो लगता है डॉक्टर ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, वेरियस काउंसिल से सरकार से अपील कर रही है कि भी एक सेंट्रल एक्ट लाया जाए, सेंट्रल एक्ट में लाके उसको जो इस तरह का प्रोविजन हो, इस तरह के अगर कोई गलत हरकतें करता है तो उनको रोका जाए। प्लस हम डॉक्टरों के साथ भी, डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे बिहेवियर में कुछ कमी है तो हम उसको ठीक करें और जो को कम से कम परेशानी हो। ये क्योंकि अगर एक अटैक होता है, एक असॉल्ट होता है, तो उसके बाद जो असली नुकसान किसको होता है? असली नुकसान कम्युनिटी को होता है, क्योंकि डॉक्टर पर अटैक होता है तो वो की तरह इसमें कि आपके माध्यम से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर भी अपने आप को ठीक रखें, प्लस मरीज और रिश्तेदार अपने आप को काबू में रखें। अगर डॉक्टर के खिलाफ कोई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं तो उसके हमारे पास अलग अलग सोल्यूशन है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, मेडिकल काउंसिल में जा सकते हैं उसकी कंप्लेंट करने के लिए, जहाँ पे माध्यम है हमारे पास कि अगर कोई डॉक्टर ने ठीक नहीं करा तो उसको उसके खिलाफ एक्शन के लिए। धन्यवाद मन्ना जी। जी, मुझे लगता है कि डोगरा साहब को सही जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, आप सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल काउंसिल हैं, तो आपने ये भी बताया कि वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट लिख सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। और जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ईशी खोसला जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उनका भी हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में आप लोगों ने इतनी अच्छी आरजेएस फैमिली के लिए जानकारी दी। ये पूरे भारत में जानकारी जा रही है। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, डॉक्टर्स पे जो हमले होते हैं तो मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, क्योंकि मीडिया किस तरह से उस हमले को, छोटी चीजों को अगर बड़ा करके दिखाता है तो फिर जनता में आक्रोश भी बढ़ जाता है, परिजन आक्रोशित हो जाते हैं। तो ये भी एक देखने की बात है कि किस तरह से सेतु का काम करें सकारात्मक पत्रकारिता द्वारा, ताकि जो एमिकेबल रिलेशन है जो दोनों डॉक्टर और परिजन और पेशेंट के बीच जो है, एक एमिकेबल, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज को कुछ हो, लेकिन मिस हैपनिंग के बाद आक्रोशित होना जो है, उस पर हमें लोगों तक संदेश देना चाहिए सकारात्मक रूप से। तो सकारात्मकता का बहुत ही अहम रोल है, और डोगरा साहब को मेरे ख्याल से सही जवाब भी मिल गया होगा। और अब मैं आप लोगों ने से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक, क्योंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं भावनात्मक रूप से कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से जो जुड़ाव था वो भावनात्मक था और संवेदनशील तरीके से आप लोगों को आमंत्रित किया गया कि देखिए एक डॉक्टर साहब ने जो द शो मस्ट गो ऑन, अब इसी लाइन को लेकर आरजेएस ने एक अवार्ड जो शुरू किया है वो कोरोना योद्धा को ही जाएगा। मेडिकल फ्रेटर्निटी को आज डॉक्टर्स डे पे हम लोग यही सम्मान दे रहे हैं कि एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को आरजेएस अवार्ड देगा आने वाले दिनों में डॉक्टर केके अग्रवाल साहब के मेमोरी में। और अब मैं चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम को संपन्न की अनुमति चाहूंगा और अपने आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को आमंत्रित करेंगे कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। हेलो, माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। डीसी कचोट साहब लिख रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। जी दीप माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर आमंत्रित हैं सर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं राम जानकी संस्थान आरजेएस पॉजिटिव इंडिया, आरजेएस वाणी और हमारे नेशनल संयोजक उदय कुमार मन्ना जी की तरफ से सभी सहभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर केके अग्रवाल को सभी ने बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। एक और बहुत अच्छी हमको जानकारियां इसके अंदर आज सुनने को मिली। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर वीना अग्रवाल जी और
नैना अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो RJS पॉजिटिव मीडिया से जुड़े रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि RJS पॉजिटिव मीडिया एक सारा पॉजिटिव वे में काम करता है। और डॉक्टर के अग्रवाल हमारे RJS पॉजिटिव मीडिया राम जानकी संस्थान से बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। तो मैं डॉक्टर वीना अग्रवाल और डॉक्टर नैना अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो उन्होंने आश्वासन दिया है उसके लिए भी हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे IMA के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, इसके अतिरिक्त डॉक्टर DC कटोच जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आए और इस अवसर पर हमको बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत भावनात्मक संदेश दिए। इससे एक हमको जो डॉक्टर के अग्रवाल की विभिन्न जो उनके व्यक्तित्व के पहलू थे उनसे हमको बहुत जानकारी मिली। हम डॉक्टर के अग्रवाल की सदैव याद रखेंगे और जो उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी, जो उनके शब्द बोले हैं, वो आज हमारे दिलों पर उतर गए हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर ईशी खोसला ने बहुत अच्छी जो न्यूट्रिशन और कोविड को रिलेटेड जो जानकारी दी कि हाउ टू कीप योर दिस सिस्टम हेल्दी, वो बहुत ही अच्छी जानकारी है। डॉक्टर ईशी खोसला अपने आप में एक एमिनेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उन्होंने जो अपनी जानकारी दी एक बहुत अच्छा संदेश गया। मैं एक और मैं मन्ना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक डॉक्टर ईशी खोसला जी का एक अलग से एक सेपरेट प्रोग्राम रखें और जिस पर वो हमको और एक विस्तृत में जानकारी मिले, और इससे हम सभी बहुत लाभान्वित होंगे। मैं इसके साथ में डॉक्टर ईशी खोसला जी को पुनः धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारे हेल्थ रिपोर्टर हैं धनंजय जी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी जिन लोगों ने ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और जो लोग जिस तरह जुड़े और डॉक्टर के अग्रवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आप सबके इस मंच पे जुड़ने से डॉक्टर के अग्रवाल की यादें ताज़ा हो गई। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर के अग्रवाल के शब्द थे, दैट शो मस्ट गो ऑन, उससे हम सभी को इंस्पिरेशन मिली है। और ये आज के लिए या मतलब कुछ समय के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए जीवन पर्यंत एक गोल्डन रूल है कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हो, वो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, एक जिम्मेदारी है और हम सबका फर्ज है कि द शो मस्ट गो ऑन। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम रहे ना रहें, मगर वो काम चलते रहना चाहिए। डॉक्टर के अग्रवाल जी ने हम सबको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक दिया है कि जो भी हम काम करें वो हम रहे ना रहे, हमारे बाद भी चलते रहना चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर के अग्रवाल जी को अपनी तरफ से, राम जानकी संस्थान की तरफ से, RJS पॉजिटिव मीडिया की तरफ से, RJS वाणी की तरफ से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम सब उनके सदैव ऋणी रहेंगे। ओम शांति शांति। मैं उदय कुमार मन्ना जी को आमंत्रित करता हूँ, आगे का वो कार्यक्रम का समापन करें। सर उदय मन्ना सर, अनम्यूट करें खुद को, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करें आप। ओहो सॉरी। एक्चुअली दीप माथुर जी RJS ऑब्जर्वर हैं और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन कर दिया। बस मैं इस वक्त जो लास्ट तक जुड़े हुए लोग हैं, 19 लोग अभी हैं, मैं बता देता हूँ। डॉक्टर DC कटोच साहब जुड़े हैं, धनंजय जी जुड़े हैं, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी अभी तक बने हुए हैं, और डॉक्टर RK गुप्ता जी, ईशी खोसला जी, मीता सहाय जी, नैना अग्रवाल जी जो सुपुत्री हैं डॉक्टर के अग्रवाल की, और नरेंद्र टटेसर जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, पुष्कर बाला जी,
रितु कपिल जी और SS डोगरा साहब, सिराज अब्बासी जी और मयंक राज जी, इंदिरा गुप्ता जी, आकांक्षा जी, तो आप सभी बिजोन मिश्रा जी भी जुड़े थे। और मैं तो आभार व्यक्त करूंगा कि इसी तरह से RJS के सकारात्मक भारत आंदोलन को आप लोग सपोर्ट कीजिए। डॉक्टर RK गुप्ता लिख रहे हैं कि डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को अभिनंदन। ये RJS फैमिली से जुड़े हुए बहुत पुराने हैं डॉक्टर RK गुप्ता। तो हम लोग इसी तरह से जुड़ेंगे और आप लोग मार्गदर्शन करें, जो भी यहाँ पे आए हैं, वरिष्ठ जन आए हैं, वो लोग मार्गदर्शन करें। सकारात्मक भारत आंदोलन 5.5 साल से चल रहा है और हम लोगों ने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जो बैठकों का है वो फेसबुक लाइव तो 150 से ऊपर लगभग हुए हैं, 150 से ऊपर बैठकें हुई हैं और 140 से ऊपर फेसबुक लाइव हुए हैं। हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को इसी तरह से जिंदा रखें और सकारात्मक भारत आंदोलन का ही ये परिणति है कि डॉक्टर KK अग्रवाल के व्यक्तित्व को हम लोग जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसी वादा और विश्वास के साथ कि आप लोग इसी तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन को सहयोग देंगे। आप सभी का और विशेषकर डॉक्टर समुदाय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लीव कर सकते हैं। हम लोग इस मीटिंग को यहाँ पे विराम देते हैं। 18वां RJS राष्ट्रीय वे। धन्यवाद मन्ना जी। डॉक्टर पुष्कर बाला प्रिंसिपल हैं और RJS सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रभारी हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना केंद्र के प्रभारी हैं। मध्य प्रदेश के आशीष पांडे जी प्रभारी हैं और केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी जो हैं वो डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी हैं। आप सभी इसी तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन देते रहिए, सहयोग करते रहिए। हम लोग निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक भारत को साकार करेंगे। ये सपना है लेकिन इसको साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विराम देते हैं इस 18वें राष्ट्रीय वेबिनार को और ये घोषणा करते हैं कि 24 जुलाई को एक वेबिनार होगा जो सकारात्मक भारत दिवस हम लोग मनाते हैं। उस दिन 11 बजे से वेबिनार होगा और शाम को फेसबुक लाइव। आज चूंकि गुरुवार है तो आज 8 बजे फेसबुक लाइव में इसकी समीक्षा आप सुनेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे इस वेबिनार के बारे में, समीक्षा करेंगे। तो आप लोग जुड़िएगा 8 बजे फेसबुक लाइव में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।